शुरू करते हैं आज का सेशन सर। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल यूपीएससी एस्पिरेंट में। मैं राजीव कुमार और मेरे साथ हाल ही में आरपीएससी द्वारा आरपीएससी आरएस 2023 के टॉपर्स अमन बाकोलिया जी, निर्मला सिंघानिया जी मैम और अक्षय कुमार मीना जी। सबसे पहले तो मैं आप सभी को आपकी सफलता के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। टॉपर्स, आप सभी टॉपर्स का धन्यवाद कि आपने थैंक अपना यू सर। थैंक यू कीमती वेरी समय मच। हमें दिया। थैंक और यू आप सर। सभी को शुभकामनाएं अपनी इस सफलता के लिए सर। आप सभी को शुभकामनाएं इस यूपीएससी परिवार की तरफ से सर। थैंक यू सर। जी सर। तो मैं सभी दर्शकों को ये कहना चाहूंगा कि आज का जो सेशन है वो काफी फॉर्मल सा रहने वाला है। आप अपने डाउट्स कमेंट सेशन में लिख सकते हैं और हम टॉपर से पूछ सकते हैं, ताकि आपके आने वाली प्रिपरेशन में इस सफल आपके आने वाली प्रिपरेशन में इसको बूस्ट मिले। ओके, तो मेरा पहला सवाल अमन सर आपसे कि आपने अपनी प्रिपरेशन कहाँ से शुरू करी सर? सर वैसे मैंने इंजीनियरिंग 2019 में कंप्लीट कर दी थी। उसके बाद में कोविड हाँ का जी एक सर। बूम आया था, तो उसके कारण क्या लोग घरों में थे, तो इंटरनेट से कनेक्टिविटी बढ़ गई थी। जब इंटरनेट से कनेक्टिविटी बढ़ जाती है तो आपको पता चलता है कि हाँ जी। नई चीजें आप एक्सप्लोर करते हो, नई चीजों के बारे में पढ़ते हो। तो वो चीजें क्या है कि कहीं ना कहीं सिविल जी सर्वेंट के लिए सर। बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अब उस टाइम पे मेरा जी सर। 21 का अटेम्प्ट था, मेरा पहला अटेम्प्ट था। तो कारणवश वो मेंस जी रह गया सर। था। तो उस प्रिपरेशन को मैंने बिल्कुल छोड़ा नहीं, उसको कंटिन्यू किया और सेकंड अटेम्प्ट में मेरे को ये सफलता प्राप्त हुई। तो सर आपने अपनी प्राथमिक शिक्षा कहाँ से करी सर? स्कूलिंग आप प्राथ हाँ, स्कूलिंग। स्कूलिंग जो था वो मेरा 10th तक तो यहाँ क्लोज में कोई स्कूल था, वहां से किया था। फिर मैंने 11th 12th ऑफ सेंट पॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर है, वहां से किया हाँ था। जी सर। उसके बाद में 11th 12th में मेरे पास साइंस स्ट्रीम थी। फिर मैंने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड चुना, तो जी मैं सर। स्वामी केशवानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है जयपुर में, वहां से मैंने हाँ अपनी जी सर। इंजीनियरिंग इसके कंप्लीट की थी। हाँ, SKIT। वहां से मैंने इंजीनियरिंग जी कंप्लीट सर। की है 19 में। और उसके बाद से मैं सिविल सर्विसेज की तरफ ही प्रिपरेशन कर रहा जी सर। तो सर आप स्टार्टिंग से ही टॉपर थे या फिर एक एवरेज स्टूडेंट थे सर? था। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, इसमें टॉपर वाली कोई बात नहीं होती है। अभी अक्षय सर बैठे हैं, मैम बैठी हैं। अभी मैं तो फिर भी SKIT हाँ से जी था, ये सर। लोग IIT NIT से थे। तो हाँ सबसे बेसिक मैम, रहता है कि यार आईआईटी रुड़की से। मतलब हाँ, बिल्कुल यस। बिल्कुल। तो अभी वो अपना इंट्रोडक्शन देंगे, तब वो बताएंगे। एवरेज स्टूडेंट, यार देखो, इसमें यूपीएससी में कुछ आपको सिर्फ एक ग्रेजुएशन चाहिए होती है। आपको ऐसा जी कुछ सर। नहीं है कि यहाँ पे मैंने देखा है कि 45% मार्क्स वाला भी यहाँ पे अपियर हो रहा है और अच्छी रैंक लेके आ रहा है। तो यहाँ हाँ पे जी सर। मार्क्स स्कोरिंग का कोई ऐसा बड़ा रोल आउट मैंने अभी तक देखा नहीं है कि यार जो टॉपर था। और टॉपर, क्योंकि मैंने अभी तक देखा, जो टॉपर रहता है ना, वो कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट कल्चर में शिफ्ट हो जाता है। और जो हाँ जिसको जी लगता है सर, यार मैं ये तो। एवरेज स्टूडेंट हूँ, कि यार मैं लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, तो उसके लिए सिविल सर्विस जो सर्विस है वो बेटर रहती है। ट्राई करना चाहिए। बाकी अभी अक्षय सर और जी अच्छे सर। तरीके से बताएंगे आपको, उनका एक्सपीरियंस ज्यादा है मेरे से। हाँ जी। जी सर। हाँ। तो सर प्रीलिम्स के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही सर? पहले एक बार इंट्रोडक्शन हो जाए, फिर हम एक बार स्टार्टिंग से फिर वो कर लेंगे। पहले सबका इंट्रोडक्शन हो जाए, जी है सर। ना? है ना? तो फिर एकदम फिर प्रीलिम्स मेंस क्या रहेगा, मेंस में क्या रहता है, उसके बाद इंटरव्यू का, फिर हम तीनों एक साथ उसको पॉप अप कर लेंगे। जी सर। हम्म। निर्मला मैम। हेलो। हेलो मैम। आप हेलो। बताइए मैम, आपका कैसे आरएस की तरफ रुझान हुआ? रुझान तो ऐसे है कि सर ने बताया कि मैंने ग्रेजुएशन आईआईटी रुड़की से की है। 2021 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी। तो फोर्थ ईयर थर्ड ईयर तक तो था कि हाँ कॉर्पोरेट में जाना है, या फिर जैसे मेरी केमिकल इंजीनियरिंग उसमें कुछ करना है। फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट जैसे सिविल सर्विस की तरफ शिफ्ट होता गया, और फोर्थ ईयर तक फाइनल तक ऐसे डिसाइड कर लिया था कि हाँ सिविल सर्विस की तैयारी करनी है, आइदर यूपीएससी और आरएस। ग्रेजुएशन के बाद इसमें लग गई। जैसे कि 2021 में दिया था पहला अटेम्प्ट, मेंस दिया था उसमें, पर मेंस हुआ नहीं क्लियर, कि बहुत कम टाइम मिला था मेंस के लिए, जस्ट तैयारी शुरू की थी। फिर वापस इसी में कंटिन्यू किया और 2023 वाला दिया मेंस। जी सर। जी मैम। और तो अक्षय सर जैसे आप। ये जी सर। जी मैम बोलिए। मैम प्लीज कंटिन्यू।
ओके, मैं यही बता रही थी कि जैसे इसी ग्रेजुएशन के बाद में यही तैयारी कर रहे थे, इसी पे फोकस था, और जैसे कि था कि इसी में कुछ करना है जब तक कुछ ना मिले। जी मैम। हम्म। अक्षय सर आपका। जी सर, मैं अभी इंट्रोडक्शन दूँ तो मैंने अपनी प्राइमरी स्कूलिंग तो मेरे नेटिव विलेज है दौसा डिस्ट्रिक्ट में, वहां से किया है। उसके बाद मैंने अपना सीनियर और सेकेंडरी दौसा से ही किया है। उसके बाद एनआईटी कुरुक्षेत्र से मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है। आफ्टर दैट मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहता था उसी टाइम पे, कॉलेज के टाइम पे। मैं दिल्ली गया भी था उसके लिए, यूपीएससी के लिए। बट कुछ लोगों ने मुझे गाइड किया हाँ कि जी। थोड़ा गैम्बल है ये, आप एक बार देख लीजिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ भी एक बार देख लीजिए। उस टाइम मेरे लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट था। तो मैंने यूपीएससी उस टाइम के लिए बिल्कुल। छोड़ के गेट और ईएससी का प्रिपरेशन किया, और फिर मैं ओएनजीसी में ज्वाइन कर लिया था मैंने 2018 में। उसके बाद मैंने दोबारा हाँ स्टार्टिंग जी। स्टार्ट किया सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना। 2020 तक मैं यूपीएससी ही दे रहा था। फिर 21 का जब नोटिफिकेशन आया आरएस का, 18 की वैकेंसी में मेरे कुछ दोस्त सेलेक्ट हुए थे। उनसे मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि यूपीएससी आरपीएससी का सिलेबस ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कर लो आप, और टाइम भी मिलता है, हर बार मेंस पोस्टपोन हो जाती है, टाइम मिल जाएगा तो हो जाएगा। मैं मैंने तैयारी स्टार्ट किया। उस यस। साल मेंस पोस्टपोन भी नहीं हुआ, और मुझे यहाँ आके पता चला कि यूपीएससी आरपीएससी का सिलेबस सेम नहीं है, 60% डिफरेंट होता है, 60-70%। तो उस टाइम मुझे बहुत जी कम सर, टाइम मिला बिल्कुल था। सर। तो 5-6 महीने की तैयारी थी, तो उस टाइम मेरी रैंक थोड़ी नीचे आई, मुझे अलाइड सर्विसेज मिल रही थी। तो फिर मैंने दोबारा एक हाँ अटेम्प्ट जी देने सर। का सोचा, तो 23 वाला अटेम्प्ट दिया मैंने। इस टाइम थोड़ा टाइम मिल गया था, क्योंकि किसके मेंस के बाद से दोबारा तैयारी कर रहे थे, तो 1-1.5 साल जैसा मिल गया। अभी इस बार तैयारी किया, तो इस बार बेटर रिजल्ट मिल गया। जी सर। तो सर जैसे आपने ओएनजी से सिविल सर्विसेज की तरफ गए आप, तो आपका मतलब क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए सर? तो सबसे बड़ा चैलेंज तो जॉब के साथ तैयारी करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। हाँ सर, तो ये तो बहुत बड़ा इशू था। टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा इशू है। फिर आप जी सर। ऑफिस में तैयारी कर रहे हैं, साथ में सब लोग आपके दोस्त पार्टी कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो आप वो सब नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सब मिस कर रहे हैं आप। तो वो जी एक सर। बड़ा जी सर। फैक्टर है। वो सब चीजों को आपको कई सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, छोटे छोटे। आप घर नहीं जा पाते, लीव अगर मिल रही है तो आप लीव लेके इधर ही पढ़ाई कर रहे हो, तो वो छोटे छोटे सेक्रीफाइस तो करने ही पड़ते हैं सर। हाँ जी सर। जी सर। जी। तो सर अमन सर से शुरुआत करते हैं। हम्म। एक बार सर, ये जो आरपीएससी का अभी हाल ही में परसों के दिन ही इन्होंने अपना सिलेबस चेंज कर दिया, एकदम से सरप्राइज दे दिया सभी को कि ये लो नई चीजें पढ़ दो। तो हम्म। सर आपका क्या कहना, आप क्या कहना चाहोगे सर इस बारे में? नहीं, सरप्राइज तो नहीं किया है। देखो, लगभग हर 3 साल की वैकेंसी के मतलब 3 वैकेंसीज के बाद में आरपीसी का रहता है कि वो सिलेबस चेंज करती है। तो ये तो एक्सपेक्टेड हाँ था कि जी सर। सिलेबस चेंज होगा। अब किस तरीके से चेंज होगा ये आरपीएससी के ऊपर है, क्योंकि आरपीएससी थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल वे में काम करती है। इस बार कुछ अच्छा किया है कि इस बार प्रेसाइज किया है सिलेबस को। कई चीजें जो टॉपिक थे हाँ उनको, जी सर। जैसे पहले पहले लॉ था तो लॉ में पूरा का पूरा लॉ पढ़ना पड़ता था। अभी कुछ सेक्शंस दे दिए हैं कि यार आपको ये हाँ। सेक्शंस पढ़ने हैं, तो वो एक अच्छा हाँ था। सर, कुछ सेक्शन डिफाइन कर दिए गए हैं। जैसे जी सर। वो जनजाति वाला जो एक टॉपिक था वो पहले उसमें था सोशियोलॉजी में, उसको फिर वापस अभी हिस्ट्री में डाल दिया हाँ है, ऐसा जी। कुछ भी है। और जो जी सर। जी सर। साइंस वाला सेगमेंट था वो थोड़ा सा ठीक है, वो कंपलसरी है कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आपके साथ में वो जो है वो चीजें डे टू डे लाइफ में भी यूज होती है। प्लस जी आपके सर। जो करंट अफेयर्स आता है उसमें साइंस टेक वाला एक पोर्शन है प्रॉपर। तो आरपीसी चाहती है हाँ कि जी बच्चे सर। को उस चीज की अवेयरनेस हो। तो वो भी एक बेटर ट्रीटमेंट था। अब एक सबसे अच्छा जो इन्होंने किया है वो 40 मार्क्स का जो ऐसे वाला है, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए है। हाँ, कि आप वो हिंदी में एक तरफ चाहे तो यूपीएससी की तरफ इनका झुकाव है सर। बिल्कुल एक बिल्कुल तरफ बिल्कुल से 4600, थोड़ा। क्योंकि हाँ हम लोग जब ऐसे लिखते थे तो जो 250 वर्ड्स का हाँ ऐसे जी आता सर। था। अब वो 250 वर्ड्स के ऐसे में क्या है कि आप नहीं एक्सप्लेन कर पाओगे। आपके नहीं पास जो सर, आपकी नॉलेज है उसको बिल्कुल 250 वर्ड्स नहीं। में बहुत प्रिसाइज वे में आपको एक्सप्लेन करने में बहुत दिक्कत रहती है। तो 600 वर्ड्स जी सर। सही है कि आपके पास 5-6 पेजेस होंगे, उसमें बच्चा कितना लिख पाता है। वो 6 पन्ने लिखना भी एक बड़ी कला है, मैं अपने आप में मानूं तो। बड़ी, हाँ जी सर। हाँ। तो यूपीएससी की 40 तरफ नंबर अगर का जाना इन्होंने है। सर, 40 नंबर का तो ऐसे कर दिया इन्होंने सर, और हम्म। बाकी व्याकरण 30 नंबर हिंदी को की कम है। कर दिया। हाँ, व्याकरण थोड़ा क्या हाँ। रट्टाफिकेशन को कम तीस, करने का उन्होंने ट्राई किया है कि भाई रट्टाफिकेशन हाँ जो प्रोसेस थी, क्योंकि 50 नंबर जैसे की पहले। हाँ, मैम बताइए। जी मैम। प्रायवाची, विलोम शब्द ये सब हटा दिए हैं। हाँ वही। जी मैम। संधि वगैरह हटा दी गई है, सबसे हाँ, कठिन। मोस्ट जो डिफिकल्ट।
अनप्रेडिक्टेबल। हम्म, जी सर। मोस्टली सर जो जो फैक्चुअल पार्ट था और जो ऑब्जेक्टिविटी जैसे पार्ट थे, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे वो हटा दिए। एक तो साइंस टेक में हाँ 10 मार्क्स सर वाले ये। क्वेश्चन हटा दिए हैं। 10 मार्क्स में जो साइंस टेक में आते थे वो क्वेश्चन में नॉर्मली फैक्ट पूछे हम्म, जाते थे, एक क्वेश्चन का 1 नंबर 2 नंबर, उसके 3 4 पार्ट कर दिए जाते थे। तो अभी उसमें 10 मार्क को हटा दिया है। सिलेबस को काफी हाँ जी स्पेसिफाई कर सर। दिया, जैसे लॉ में किया है, स्पोर्ट्स योगा को हटा के पॉलिटी में डाल दिया है, हम्म, और बहुत सारी पॉलिटी में जगह डालिए उसको सर। हाँ। वेल डिफाइन कर दिया है। हिंदी इंग्लिश में भी जो संधि और वो सब पढ़ के काफी रेक्टाफिकेशन करके लोग कर लेते थे, तो उसकी जगह ऐसे डाल दिया। तो भी एनालिटिकल और थोड़ा डायनेमिक आपको पढ़ना पड़ेगा। वो बिल्कुल बेटर बिल्कुल। यूपीएससी हाँ की जी तरफ, सर। मतलब पैटर्न तो पूरा यूपीएससी के जैसा दिखाओ। नहीं है, लेकिन जो आंसर राइटिंग और उसका जो फॉर्मेट है वो थोड़ा यूपीएससी के जैसा है। पैटर्न तो यूपीएससी से अभी भी 60% अलग है, सिलेबस और वो तो अलग ही है। बट थोड़ा सा जो आंसर राइटिंग का है, जैसे 10 मार्कर अभी 150 वर्ड्स का लिमिट कर दिया है। पहले 100 वर्ड्स हाँ में जी कई सर। बार उसको लिख नहीं पाते थे, अभी 150 वर्ड्स का कर दिया, तो उसको बेटर जो अच्छे से एनालाइज करके लिख पाएगा। तो इससे सेल्फ स्टडी का जो इंपॉर्टेंस है और जो आपके नोट्स हम्म। में वैल्यू एडिशन का इंपॉर्टेंस है वो बढ़ गया है। तो इस फैक्टर पे जरूर यूपीएससी की तरफ से गई है, वरना सिलेबस वगैरह में तो बहुत मेजर चेंज तो नहीं हुआ है। हाँ जी सर, इधर की चीजें उधर डाली है, उधर की हाँ चीजें इधर डाली है। जी। तो टेन जो पंद्रह दस पंद्रह हिंदी में। परसेंट हुआ है, पैटर्न ज्यादा बदल रहा है। तो पैटर्न में जो पॉजिटिव चेंज जो पहले से मांग थी लोगों की, वो होनी चाहिए थी, क्योंकि 2 मार्कर का कोई यूज था नहीं। अगर प्रीलिम्स देते हैं आप जी ऑब्जेक्टिव सर। तो वही कर लेते हैं, तो 2 नंबर के क्वेश्चन का कोई मतलब रह नहीं जाता है। तो वो कुछ पॉजिटिव चेंज है, जी ऐसे सर। जोड़ दिया है, वो एक अच्छा चेंज है। ऐसे का सर अच्छा किया है इन्होंने कि हिंदी से हटा के इंग्लिश, कि आप हिंदी में भी लिख सकते हैं बायलैंग्वेज और करना बहुत इंग्लिश अच्छा, मीडियम के बहुत लिए। अच्छा किया, हाँ। बहुत अच्छा किया जी सर। बायलैंग्वेज करना। हाँ जी। कंबाइन तो कर सर दो। आपका माध्यम क्या था? हिंदी मीडियम था आपका या फिर हिंदी इंग्लिश मेरा मीडियम इंग्लिश से? था सर, मेरा इंग्लिश मेरा मीडियम था हिंदी, सर। हिंदी मीडियम मेरा था भी हिंदी मेरा। था, मेरा भी हिंदी मीडियम ही था। ऐसा होगा ना सर कि यूपीएससी वाले अधिकतर इंग्लिश मीडियम ही चूज करते हैं भाई, आरपीएससी वाले एक्चुअली सर, हिंदी मीडियम की मैं तरफ झुकाव है। मैं जब यूपीएससी की प्रिपरेशन करने गया था, तो मैं हिंदी मीडियम से प्रिपरेशन करने गया था। लेकिन कुछ सीनियर्स ने मुझे उस टाइम सजेस्ट किया कि यूपीएससी में तो सिलेक्शन रेशियो बहुत खराब है हिंदी मीडियम का, तो आप हिंदी हाँ सर मीडियम मत ये तो। लीजिए। आप, मैं क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ था, तो कि आप इंग्लिश में कंफर्टेबल रहोगे, इंग्लिश मीडियम ले लीजिए। तो वहां मैंने इंग्लिश मीडियम लिया, जी सर। इसलिए फिर मैं यहाँ भी इंग्लिश मीडियम में आ गया। वरना सर मेरी मैं भी एक स्कूलिंग तो हिंदी हिंदी मीडियम माध्यम से ही का हुआ है। छात्र हूँ। ओके सर। नहीं, मेरा भी स्कूलिंग हिंदी मीडियम में ही हुआ है। मैंने स्टार्ट हिंदी मीडियम से किया, बाद में मैं इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट हो गया था। जी सर जी सर। और सर कुछ सिलेबस के बारे में और कुछ कहना चाहेंगे आप? सिलेबस में तो सर मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, जितने भी पॉजिटिव चेंजेस जो लोग पहले से डिमांड कर रहे थे एस्पिरेंट्स, अभी वो चेंजेस हो गए हैं लगभग। तो अभी सिलेबस वैसा है कि आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। अभी पहले आप एक कोचिंग के नोट से हाँ पढ़ जी। के भी कर लेते थे, वैसा नहीं होगा। और जो पेपर का हम्म। पैटर्न चेंज हो रहा है 2023 और 24, और उसके बाद जो अभी 26 में पेपर आएगा, तो वो लगता है आप उसमें थोड़ा डायनेमिक आपको लिखना पड़ेगा आंसर। उसके 2 3 एस्पेक्ट्स है ना, वो सब लिखने पड़ेंगे आपको। और लिंकिंग करना पड़ेगा, जैसे आंसर्स को आप सिर्फ पॉलिटी का आंसर है तो उसको आपको एथिक्स भी डालना पड़ेगा, उसमें आप बिल्कुल। हिस्ट्री भी ऐड करो, वो सब डाल के जैसे यूपीएससी में आंसर होता है वैसे आंसर आप लिखोगे तो हाँ ही जी आप सर। अभी सक्सेस मिलेगा। वरना आप सीधा एक नोट से पढ़ के नहीं हो सकता, आपको थोड़े अलग वैलिड सोर्स भी यूज करने पड़ेंगे, ऑथेंटिक सोर्सेज, तो ही आप सक्सेस मिल पाएगी बीआरएस में। एक तरह से डायनेमिक अप्रोच सभी को जी सर। करनी पड़ेगी आपको इसमें, यस टैकलिंग सर। करके। जी सर। और सर इसमें बीएनएस भी जोड़ दिया गया है, जैसे कि सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 20 हाँ। तक। हम्म। उसको सर जी सर। और वेल सर वो। डिफाइंड, एक तो लॉ में पहले क्या था कि पूरा हम्म। पूरा लिख रखा था। जैसे राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट है, तो वो बहुत बड़ा एक्ट है। राजस्थान टेनेसी एक्ट है, तो वो हाँ 800 1000 पेज का है। तो उसको पहले हम जी रैंडमली सर कोई जी भी सर। टीचर पढ़ाते हुए पढ़ के जाते थे। अभी उसमें पूरी सेक्शन डिफाइन कर देगी, ये सेक्शन आएगा। तो अभी एस्पिरेंट्स के लिए अच्छा है कि उनको हम्म, वही पढ़ना है, उसी पे फोकस करना है। हम्म। बीएनएस में भी उन्होंने सेक्शन डिफाइन कर रखे हैं। जी सर। और सर जैसे कि विश्व का इतिहास में भी सर चेंज कर दिया गया है इन्होंने, जैसे फाजीवाद और नाजीवाद को जोड़ दिया गया है एक तरह से। वो भी एक तरह से हाँ, अच्छा ही है सर। चेंजेस कुछ नहीं। तो सर सर अपन अभी डिस्कस करते हैं। हाँ जी सर, बोलिए सर। सर नाजीवाद फासीवाद एक्चुअली पहले भी वर्ल्ड वॉर 2 के उसमें हम पढ़ते तो थे ही उसको, अभी थोड़ा ब्रॉड वो कर दिया। उसमें हाँ। रशियन रिवॉल्यूशन जरूर ऐड हुआ है नया। हाँ। हाँ जी सर। जी सर। जी सर। मैं विजिबल हूँ क्या? और आज। हाँ जी सर, क्या? आपका कैमरा थोड़ा सा चेंज कर कैमरा। लीजिए, आप कैमरा। सर लेफ्ट हो गया। हाँ, रिक्वेस्ट भेज दीजिए सर, आप कंटिन्यू।
सर एक बार कनेक्ट नहीं हो पा रहे। और रिक्वेस्ट कर दीजिए सर उन्हें। आवाज आ रही है सर मेरी? जी सर, हाँ आपकी सर, आवाज आ आपकी रही है। आवाज आ रही है। हाँ सर, और आप लोगों को नया कुछ अपने एडवाइस देना चाहेंगे सर? आरपीएस आरपीएससी से रिलेटेड सर, नए सिलेबस से रिलेटेड। सिलेबस से रिलेटेड तो सर यही है, अगर आपने पहले से सिलेबस तैयार कर रखा है तो बहुत मेजर चेंज है नहीं, आपको थोड़ा जो नया ऐड किया है उसी को आप पढ़ लीजिए। और कोई नया एस्पिरेंट है तो वो तो जीरो से स्टार्ट कर ही रहा है, तो उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आंसर राइटिंग में और आपका जो आंसर राइटिंग है उसमें मेन चेंज होने वाला है, और सिलेबस तो बहुत डिफरेंट हुआ नहीं है, वो थोड़ा बहुत चेंज है, वो तो चल जाएगा। ओके। तो सर क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए आगे के लिए, इसके बारे में? क्या उनको हाँ, अपना सोर्सेज चेंज करने चाहिए किसी एस्पिरेंट को, अमन या प्लीज। फिर वही पुराने एस्पिरेंट चलने दें? सॉरी, क्वेश्चन में रिपीट करें प्लीज। मेरा क्वेश्चन ये है कि सर, जैसे कि आरपीएससी ने अपना सिलेबस चेंज कर दिया, तो सर हम्म। एस्पिरेंट्स को भी अपना सोर्स चेंज करने पड़ेंगे, जरूरत है या फिर नहीं? सोर्स नहीं होता, देखो यार, इसमें क्या होता है कि आपके पास खुद का कंटेंट होना जरूरी है। मार्केट में आपके पास बुक्स की जी अवेलेबिलिटी सर। इतनी ज्यादा है, कंटेंट की अवेलेबिलिटी इतनी ज्यादा है, आप चाहो जैसा आपको कंटेंट अवेलेबल है। आपको उसमें से चुनना होगा कि यार मेरे लिए क्या बेस्ट है, आपको फिर उसमें से निकालना होगा। अगर मैं कोई टॉपिक पढ़ रहा हूँ जी सर। तो उस टॉपिक में से मेरे पास मेरे खुद के नोट्स होने जरूरी है। आपको फिर उसमें डायमेंशंस ऐड करनी जी होती सर। है कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कोई टॉपिक जी है वो सर। मैंने प्रिपेयर कर लिया, अब वो प्रिपेयर करने के बाद में मैं उस पर लगभग एक डेढ़ पेज छोड़ूंगा कि अगर कोई डायमेंशन इसमें ऐड ऑन होती है, कोई करंट का इशू ऐड ऑन होता है, तो मैं उसमें ऐड करता जाऊँ। आप बार बार किसी बुक्स को नहीं खोल सकते, जी आप सर। किसी बुक को नहीं खोल सकते, आप बार बार किसी कंटेंट को नहीं खोल सकते। आपके पास एक चीज होगी कि वो मेरे नोट्स हैं, मैं बार बार उन्हीं को देख पा रहा हूँ, वो आपके आंखों के सामने से निकल रहे हैं, तो वो आपको याद भी रहेंगे। जी सर। तो सर एक बार अपन प्रीलिम्स की तैयारी के बारे में चर्चा कर लेते हैं सर, एक एक ठीक करके है। सारे पर्सपेक्टिव के। जी सर। तो मैम निर्मला मैम, आपसे शुरू करते हैं कि आपकी क्या प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी रहेगी, रणनीति मेरी क्या तो रही प्रीलिम्स की आपकी? जैसे मैंने ग्रेजुएशन के बाद में स्टार्ट किया तो प्रीलिम्स था सामने, तो यही है कि प्रीलिम्स के लिए करना है। तो जैसे मैं मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे इतनी डिफिकल्टी नहीं आई। जैसे मैथ्स है, रीजनिंग है, ये मेरे प्लस पॉइंट थे। तो ये था कि हाँ, जैसे राजस्थान जी का मैम। जीके है उसको कंप्लीट करें, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो और जो करंट अफेयर है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे प्रीलिम्स में ये है कि अगर मैथ्स रीजनिंग अच्छी है और करंट अफेयर, इकोनॉमिक सर्वे वो हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो एक हमारा एक बेस तैयार हो जाता है, एक बहुत बड़ा पोर्शन है जो हमारा कंप्लीट हो जाता है कि हाँ, इसलिए हमारे अगर कोई क्वेश्चन आएंगे तो वो नहीं छूटेंगे। तो यही है प्रीलिम्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, यही है। इकोनॉमिक सर्वे हो गया, करंट अफेयर है, जैसे जिस तरीके से करंट अफेयर आ रहे हैं, तो वो अलग अलग जो सेगमेंट है उनको अच्छे से प्रिपेयर करें। और अगर कोई मैथ्स रीजनिंग वीक है तो वो फोकस करे जो जीके के सब्जेक्ट्स है उनमें जो मार्क्स लाने की कोशिश करे। और तो ओवरऑल जीके और वो तो सब पढ़ना ही पड़ता है। और ज्यादा से ज्यादा तो मॉक मैं मॉक टेस्ट दें। और जो एमसीक्यूज है अलग अलग, जैसे पढ़ते टाइम भी जैसे पढ़ते हैं तो उसके साथ ही, जैसे मैं ये करती थी, एक टॉपिक पढ़ा, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जी करती थी सारे ही सब्जेक्ट के, पॉलिटी हो गई, इकोनॉमी हो गई। तो साथ साथ तैयार होते जाते हैं जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं। तो यही करना होता है। और बाद जी में जैसे टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे हमें पता चलता है कि हाँ, हमारा कौन सा जो टॉपिक है या जो कौन से सब्जेक्ट में हम पीछे रह रहे हैं, या फिर कुछ किस पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चंस में हम ऐसे पीछे रह रहे हैं जिसमें नेगेटिव ज्यादा हो रहे हैं। तो वो
पता लग जाता है उससे। जी मैम। तो मैम करंट अफेयर्स के लिए आपने क्या सोर्सेज यूज करे थे? करंट करंट अफेयर के लिए जैसे मैगजीन्स है, मूवल मैगजीन है, और जो क्रोनोलॉजी है, जैसे बजट के लिए क्रोनोलॉजी बेस्ट है, वो पढ़ो। और जैसे कोचिंग के भी नोट्स है, जैसे अलग अलग कोचिंग्स के सारे ही अच्छे हैं, सबके सेगमेंट वाइज वो नोट्स होते हैं, तो उनको पढ़ लो। और इम्पोर्टेंट ये है कि हम जैसे पढ़ तो कहीं से भी लें, तो उसका आउटपुट कैसे निकलेगा जब हम उसके टेस्ट देंगे, जैसे क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो वही है। और जी मैम। जैसे सोर्सेज में तो कोचिंग के सोर्सेज हो जाते हैं, और जो क्रोनोलॉजी है, मूवल है, उनसे, और जो स्कीम है, स्कीम्स की अलग अलग बुक्स आती है, जैसे उनको एक बार देख लें। जी मैम। अमन सर आप? यही रहता है यार। करंट अफेयर्स के लिए तो बेसिक जो होता है कि जो मार्केट के अंदर बुक्स आती है सभी उन्हीं को सजेस्ट करते हैं। राजस्थान के लिए मूवल बेस्ट है। राजस्थान का जो सेगमेंट आता है मैंने उसी से पढ़ा है। और इसके अलावा क्रोनोलॉजी आ जाती है, और कई अलग अलग कोचिंग्स क्या करती है, अपनी खुद के सेगमेंट वाइज 6 6 महीने की बुक्स निकालती रहती है। तो आप उनको भी देख हाँ सकते जी हो। सर मन। तो हाँ, कई हम्म। उस टाइम पे प्रीलिम्स के टाइम पे, अब किसी कोचिंग का तो क्या ही नाम लूं, 2 3 कोचिंग्स थी उनके लेके आ गया था मैं। मुझे कि यार ठीक है ये पढ़ लिया, इसके बाद में इस सेगमेंट को पढ़ने के बाद में अगर जी लगता है कि सर। यार ठीक है इसमें से कुछ छूट रहा है तो दूसरी बुक में से पढ़ लिया। तो वो आपके ऊपर होता है कि जी सर। आपको किस तरीके से उस टॉपिक को कंप्लीट करना है। क्योंकि हमें पता है कि यार, क्योंकि जी प्रीलिम्स सर। देते हैं या फिर हम मॉक लगाते हैं, तो मॉक लगाते हैं हमें पता होता है कौन से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं या कहाँ से क्वेश्चंस आ हाँ जी सकते हैं। सर। तो हम लोग फिर उस पर थोड़ा सा ध्यान देने लग जाते हैं कि यार ठीक है इसमें से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, तो उसको पढ़ लेते हैं। वो वाली बात है। जी सर। अक्षय सर क्या PYQ इज रेलेवेंट टू सी? सर प्रीलिम्स और का रिगार्डिंग मेरा सिंपल सा था। मैं पहले अलग से प्रीलिम्स की तैयारी मैंने कभी की नहीं, क्योंकि प्री और मेंस का साथ में ही तैयारी होता है, मेरा मानना है। प्रीलिम्स से एक डेढ़ जी महीने सर। पहले आप स्पेसिफिकली प्रीलिम्स की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मेंस में नहीं आते हैं। तो अगर आप हाँ जी सर। मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, तो आप मैथ्स और रीजनिंग में आप अच्छा उसमें कवर कर लीजिए। उसमें आप कोशिश कीजिए कि 15+ आप क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करवाएं 20 में से, तो आप वहां पे थोड़ी एडवांटेज ले लेंगे। अगर आप मैथ्स और रीजनिंग नहीं कर पा रहे हैं, रीजनिंग तो कर सकता है कोई भी, जी। उसको करने का ट्राई करना चाहिए। मैथ्स नहीं कर पा रहे हैं तो आप जो दूसरे सब्जेक्ट है, करंट अफेयर्स या इकोनॉमिक सर्वे है और जो सब्जेक्ट्स है, उसमें अच्छा करने का कोशिश कीजिए। उसमें से 2 3 चीजें देखनी पड़ेगी हमें। जो ट्रेंड है पुराना, उसको एक बार एनालाइज कीजिए आप कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें से क्वेश्चन आते ही हैं हर बार। जैसे मिनरल्स है इंडिया के या राजस्थान के, उसमें से हर हाँ बार जी एक दो सर। क्वेश्चन आता है। क्रॉप्स है, उसमें से क्वेश्चन आता है हर बार। और बहुत सारे टॉपिक है, जैसे जी पॉपुलेशन सर। वाला टॉपिक है, उसमें से हर बार 2 3 क्वेश्चन आते हैं। आयोग है, उसमें से क्वेश्चन आते हैं हर ऑफिसर्स। बार। तो वो जी बहुत सारे सर। टॉपिक है जो आपको बहुत कम इनपुट देके आप अच्छा आउटपुट निकाल सकते हो। तो वैसे टॉपिक्स पे आपको जी ज्यादा सर। फोकस करना चाहिए प्रीलिम्स में, क्योंकि प्रीलिम्स में आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, आपको लिखना कुछ भी नहीं है, आपको बस देख के टिक ही करना होता है। तो उस पे कीजिए। उसके अलावा आप फिर मॉक टेस्ट दीजिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कंटेंट हो सकता है उनके पास हो, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट्स के हाँ साथ सर दिक्कत डिलीवर होती है, तो करना आप सर। वो बड़ा इशू होता है। तो मॉक टेस्ट आप 20 25 30 जितने भी आप दे सकते हैं दीजिए, वो डिपेंडिंग ऑन कि आपकी सिचुएशन कैसी है, प्रिपरेशन कैसी है, उसके हिसाब से। जी सर। जी सर। और कुछ सर? बस प्रीलिम्स सर में तो यही है। हाँ अक्षय सर। प्रीलिम्स में तो ज्यादा कुछ है नहीं सर, और तो कंटेंट और वो मेंस तो का आप ही कहीं खेल भी। है ज्यादा तो। जी सर। हाँ हाँ जी। हाँ सर मेंस के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी एक बार जी सर। बता सर दीजिए। मेंस के लिए स्ट्रेटजी, सारी स्ट्रेटजी मेंस की है सर एक्चुअली। इंटरव्यू के लिए भी GS 4 बाद में करना सब्जेक्ट। पड़ा। जी सर, 4 जो हमारे पेपर हैं, तो उसकी आपको शुरू से ही प्रिपरेशन मेंस के हिसाब से ही करनी है। अगर कोई प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है जीरो से, तो मुझे लगता है पहले मेंस के हिसाब से प्रिपरेशन करनी चाहिए। प्रीलिम्स का आधा तो उसी में कवर हो जाएगा, बाद में प्रीलिम्स आती है तो आप प्रीलिम्स स्पेसिफिक तैयारी कर सकते हैं बाद में। मेंस के लिए सबसे जी पहले तो सर। सर, जो कोई भी प्रिपरेशन कर रहा है, तो जिस भी कोचिंग से आप कोचिंग ले रहे हैं या जो भी रेफरेंस बुक आप यूज कर रहे हैं, सबसे पहले तो उनको ढंग से प्रिपेयर कीजिए आप। जिसमें से जैसे पॉलिटी का आपने लक्ष्मीकांत लिया है या किसी कोचिंग के नोट्स लिए हैं, हाँ तो जी उसको सर। आप एक बार अच्छे से उसको एक बार समझिए, उसको पढ़िए, उसको एक दो रिवीजन कीजिए। उसके बाद आप एक लेवल पे उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप होगी। ऐसे सभी सब्जेक्ट का आप हिस्ट्री का जो स्पेक्ट्रम का बुक है, मॉडर्न हिस्ट्री का, या और सब्जेक्ट की जो भी हाँ जी बुक सर। आप पढ़ रहे हैं, नोट्स पढ़ रहे हैं, उससे आपका अंडरस्टैंडिंग एक बार डेवलप कीजिए, एक दो रिवीजन कर लीजिए उसके। आफ्टर दैट आप उसके बाद आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार आपका सिलेबस आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए। और अगर इससे पहले जब आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर देखें।
सिलेबस तो है सर और पूरे एनसीईआरटी सॉल्यूशन है। जी सर। एनसीईआरटी का रोल सर इसमें जी सर। आप। पर एनसीईआरटी का रोल तो है, लेकिन जो कोचिंग है, कोचिंग जैसा आपकी हेल्प कोचिंग यही करती है कि एनसीईआरटी, और वो सब है कोचिंग के नोट्स में, काफी सारे कोचिंग के नोट्स में एनसीईआरटी का जो कंटेंट है वो भी उन्होंने डाला हुआ है। लेकिन फिर भी आप पहले जी एक बार सर। आपका जो रेफरेंस बुक और कोचिंग के नोट्स को आप बेस मटेरियल मान के, उसके बाद आपको टाइम मिलता है एक बार उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, देन आप एनसीईआरटी को भी पढ़िए बाद में। एनसीईआरटी में कुछ चीजें हो सकती जी है जो सर। आपके नोट्स में नहीं हो, तो उस चीज को आप कोचिंग के नोट्स के साथ ही लिख लीजिए, या जो एनसीईआरटी का अलग पेज है उसको चिपका लीजिए। अलग से उसको रखिए मत, क्योंकि बाद में आपको नोट ढूंढने में दिक्कत होगी। तो उसी के साथ आप वैल्यू एडिशन कर लीजिए। तो जो ये वैल्यू एडिशन होगा आपके एनसीईआरटी की बुक के साथ, या आरबीएससी की बुक के साथ, या ऑथेंटिक सोर्स है कि आपने इकोनॉमिक रिव्यू या बजट स्पीच से कहीं से कुछ, वैल्यू एडिशन है वो आपको सबसे अलग जो आपके क्वेश्चन में आप दिखेगा वो वही दिखेगा। क्योंकि कोचिंग के नोट्स तो सब लोग सेम ही पढ़ते हैं, जो रेफरेंस बुक है वो सब सेम ही पढ़ते हैं। लेकिन जो आपका वैल्यू एडिशन है, जो जी आप डाटा कहीं से कलेक्ट करके लाओगे, वो आप जब एग्जाम में लिखोगे आंसर में, वहीं से आपका जो आधा नंबर एक नंबर बढ़ता है, उसी से सारा डिफरेंस क्रिएट होता है। जी सर। जी सर। अक्षय सर, आप आपकी कुछ स्ट्रेटेजी मेंस की, अमन। मेंस से रिलेटेड। हाँ। अब देखो मेन से रिलेटेड तो ये होता है कि यार सबसे पहले तो सिलेबस ब्रह्मास्त्र है। आपको सिलेबस को ब्रह्मास्त्र मानना पड़ेगा कि हाँ, कि सिलेबस के आगे ये कुछ भी तो नहीं है। ठीक। आप ये कि देखिए बुक्स आपके यूपीएससी पास से सारी बड़ा पड़ी। सिलेबस है सर आरएस। हाँ बिल्कुल जी है, और बिल्कुल सर। सिलेबस ब्रह्मास्त्र है। आपको जो टॉपिक दे रखा है वो टॉपिक ही आपके लिए क्वेश्चन है। मैं तो ये करता था, जी भाई सर। टॉपिक जी ही सर। क्वेश्चन है। जैसे मेरा अगर कोई साइंस का क्वेश्चन था तो मेरे को पता है यार साइंस का कोई टॉपिक है, तो ये एज इट इज कई बार उठ के आ जाता है। पबेड में भी सीधा सीधा एज इट इज हाँ उठ के जी आ सर। जाएगा। अब मैं जैसे पबेड के नोट्स की बात करूं तो मैंने क्या किया था कि मैं पिछली बार किसी कोचिंग के नोट्स पढ़ लिए थे, अच्छी तरीके से उनको डाइजेस्ट भी कर लिया था। आंसर राइटिंग भी अच्छी हो रही थी। पर ये है कि लगभग अगर 15,000 बच्चे वो देंगे, मेंस देंगे, तो लगभग उसमें से 7,500 के आसपास बच्चे सेम लिखेंगे। आपको उसमें कि कुछ टॉपिक्स हाँ है, जी कुछ सर। पॉइंट्स है, कुछ कोट्स है, वो आपको खुद से डालने होंगे। अब वो आपका बेटर हाँ लक है जी कि सर। यार वो आप में उस टाइम पे कॉपी चेक करने वाला आपको आधा नंबर दे, या 3/4 दे, या 1 दे। ये सिंपल सी बात है, जी वो सर। जी उसका सर। एवोल्यूशन पे डिपेंड करता है। वो एवोल्यूशन पे आप डिपेंड करता जी है सर। कि आपने कितना ही अच्छा लिखा हो और किसी ने कितना ही बुरा लिखा हो, वो आधा नंबर जो है वो चुराना है आपको। वो आपका लक जी चुराएगा सर। या आपकी राइटिंग चुराएगी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी मैंने क्या किया था यार, मैंने पिछली बार जो नोट्स प्रिपेयर्ड थे, मेरे को पता था यार मेरे पास नोट्स प्रिपेयर्ड है, सब कुछ प्रिपेयर्ड है। अब मुझे इसमें क्या करना है, तो फिर मैंने वो लक्ष्मीकांत आती है पबेड की भी, मैं वो लेके आ गया था। फिर उसमें हाँ मैंने जी ऐड सर। ऑन किया, उस चीज को मैंने पूरा ऐड ऑन किया, उसके अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे कोड्स है उनको डाला। तो वो क्या है कि वो चीजें क्या है कि आपकी जो लिखने की एक वो होगी यार, ठीक है ये चीज मैं लिख सकता हूँ, ये चीज मैं लिख सकता हूँ, ये चीज मैं डाल सकता हूँ, और ये बेटर ट्रीट करेगी तो नंबर देती है। जी सर। तो अगर आपको सिर्फ नंबर खींचना है, वहां पे मैग्नेट बनना है, और एक बार बैट वो हो जाता है यार, लक भी हो जाता है कि 2 मार्क्स 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, आपने कितना ही अच्छा लिखा हो, आपको 1 मार्क्स मिला हो, और वो एग्जामिनर के उसके ऊपर है कि यार ठीक है उसको वही चाहिए था, उसको ज्यादा नहीं चाहिए था। वो ज्यादा लिखना हाँ भी जी सर। हानिकारक है, तो मैं नहीं कहूंगा कि यार आपको ज्यादा ही लिखना है, वो ज्यादा लिखना भी हानिकारक है। उस चीज का भी आपको ध्यान रखना सीमित है। में लिख, हम्म। वर्ड लिमिट का भी ध्यान वर्ड रखना लिमिट, चाहिए। बट वर्ड लिमिट है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर कुछ लोग क्या करते हैं कि एनसीईआरटी के भी नोट्स बनाने लग जाते हैं। तो इसके बारे में कुछ सर बता दीजिए आप, कि इतना समय नोट्स नहीं किसके है। बनाने हैं। नहीं नहीं, इतना समय नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, वैकेंसी आती है और चली जाती है ना, ये हार्ड एंड फास्ट जी प्रोसेस सर। होता है। अभी अभी देखो सिलेबस आया है तो पॉसिबिलिटी है 2 ढाई महीने 3 महीने में नोटिफिकेशन आ जाएगा, और फिर 5 एक महीने में शायद प्रीलिम्स भी हो जाए। ठीक है, तो अभी हाँ मान के जी। चल लेते भाई, अगर मई जून अगस्त अगर कोई डेट आ जाएगी तो सितंबर तक लास्ट है कि प्रीलिम्स हो जाएगा। ठीक है, जी सर। जी सर। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि यार ठीक है, मैं इतना कंज्यूम कर लूँ डेटा को कि मैं उसको, जब मैं मॉक्स दूं तो मैं उसको यूज कर सकूं। मैं अगर आंसर राइटिंग कर रहा हूँ तो मैं उसमें यूज कर सकूं, बस वो चीज होनी चाहिए। अब एनसीईआरटी तो क्या है, पहले से बुक है। या तो आप ये हाँ करो जी कि यार सर। ठीक है पहले पहले चीजें पढ़नी है, सबसे बड़ी बात मेजर होता है कि यार हम सीधा लिखने लग जाते हैं। जब तक आपने पढ़ा ही नहीं है, फिर उसके बाद बिना पढ़े लिखना तो बहुत मुश्किल हो जाता है चीजों को। तो जी सर। ना तो मैम आपको ज्यादा अच्छे से बता पाएंगी क्योंकि उनकी आंसर राइटिंग स्किल्स ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो है ना, तो क्योंकि आंसर जी राइटिंग मैम। स्किल्स की बात करेंगे, तो जब हम बात करेंगे कि यार उन्होंने कैसे किस कंटेंट को कैसे यूज किया, कहाँ से कौन सा कंटेंट उठाया, मैंने उन्होंने बहुत सारी चीजें थी मैंने इनके आंसर राइटिंग में देखी कि उन्होंने कहाँ से ये चीज भी अच्छी लग रही थी तो उन्होंने उस आंसर में डाली है, और उस चीज का उनको रिजल्ट मिला है। ओके। जी मैम बताइए आप।
देखो मेरा तो जैसे शुरू से ये था कि खुद से लिखने की प्रैक्टिस थी मेरी। तो जैसे मैंने ऑनलाइन कोर्स लिया था, कोचिंग की हेल्प ली थी बिकॉज नए थे इस फील्ड में। तो मेरा हमेशा से ये था कि मैं खुद लिखूं। जैसे अगर मैं कोई कुछ चीज पढ़ रही हूँ तो उसको खुद से नोट्स बनाऊं। तो मेरे ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट के खुद के नोट्स थे। तो ऐसा नहीं होता कि हाँ हम कई बार की बुक ले ली या फिर नोट्स खरीद लिए उनको पढ़ रहे। खुद से भी लिखना जरूरी है क्योंकि एट द एंड हमें तो एग्जाम में तो लिखना ही है। तो वो जो जैसे अगर हम 3-4 सोर्सेज को प्रेफर कर रहे हैं तो उनके अपने एक नोट्स बना लो। क्योंकि हम जैसे अगर वीक में एक टेस्ट सीरीज चल रही है, संडे को पेपर है, तो हम 4 जगह के नोट्स नहीं पढ़ सकते। हमारे पास खुद के नोट्स होने चाहिए, शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। तो शॉर्ट नोट्स ऐसे है कि जैसे अगर हमने सिलेबस कवर कर लिया है या फिर अपने नोट्स बना लिए तो उनमें से शॉर्ट नोट्स बनाए और धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं या फिर जैसे अगर एग्जाम नजदीक है तो उस टाइम के करंट अफेयर है उनको ऐड करते जाएं। जो और कुछ नई इंफॉर्मेशन है या फिर कुछ नया पढ़ते हैं कोई दूसरे सोर्स में से लगता है कि हाँ हमारे जो ओरिजिनल सोर्स है उसमें नहीं है वो चीज, तो उसको हम उसी में ऐड कर लें, ना कि अलग नोट्स बनाए, है ना। तो यही करें और जी साथ मैम। साथ में ये है कि हम पढ़ते जाए 4 जगह से। अगर हम उसको डिलीवर नहीं कर पा रहे तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। तो हमें यही कोशिश करनी है कि हम जो हमारे जो नोट्स है उनको इतना अच्छे से पढ़ें कि जब हम टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तब हम उसको लिख पाए, ना कि हमें ऐसे कि याद नहीं आए कोई चीज। वो ऐसा होता है तो डिफिकल्ट हो जाता है। तो यही कि एक चीज पे फोकस करें। और जैसे मैं करती थी टेस्ट सीरीज तो है ही है कि मैंने 3 टेस्ट सीरीज दी थी। जैसे एक टेस्ट सीरीज जब वैकेंसी नहीं आई हुई थी तब दी थी कि जो टाइम है उसका यूटिलाइज हो जाए। और उसके साथ साथ ही जैसे जिस वीक में जो टेस्ट होना है उसके पहले के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है या फिर जो पहले के टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस है उनको लेती थी मैं। खुद से आंसर राइटिंग करती थी कि ताकि धीरे धीरे मेरी जो जब मैं पेपर दूं तो उस टाइम मेरी प्रैक्टिस रहे। उस टाइम जी हमें टाइम कम मिलता है। लेकिन जब खुद से लिख रहे होते हैं जी हमारे पास टाइम तो होता है, बस हमें आंसर फ्रेम करना आ जाता है। तो हम धीरे धीरे ऐसे करते जाते हैं तो हमें आंसर फ्रेम करना आ जाता है। और जब हम टेस्ट लिखते हैं तब हमें वो इजीली हमें वो आदत रहती है आंसर लिखने की, तो वो लिख सकते हैं। और जैसे टू द जी पॉइंट मैम। लिखने का है कि एक पेज मिलता है हमें और टाइम भी इतना ही होता है कि हमें ये है कि टू द पॉइंट आंसर लिखने होते हैं। तो जैसे जैसे हम टेस्ट सीरीज देखते जाते हैं या फिर खुद से टेस्ट लिखते हैं, खुद से क्वेश्चंस लिखते हैं, आंसर्स लिखते हैं उनके, तो वो प्रैक्टिस होती जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और टेस्ट सीरीज के साथ साथ ही खुद को भी पेपर लिखना बहुत जरूरी है आंसर राइटिंग में। जी मैम। जी मैम, तो मैम आपकी जैसे सोशलॉजी की क्या स्ट्रेटेजी रही थी एक सोशलॉजी सब्जेक्ट के लिए? सोशियोलॉजी में जैसे मैंने कभी पढ़ा नहीं था ये सब्जेक्ट पहले, ग्रेजुएशन हाँ से जी। पहले या फिर तैयारी से पहले। तो मेरा ये था कि कोचिंग की हेल्प लेनी पड़ती है। तो कोचिंग के नोट्स हो गए, फिर उसके बाद में और जैसे जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उनमें से चीजें देखते हैं या फिर और जैसे बुक्स पढ़ते हैं, जैसे मुझे नॉवेल पढ़ने का शौक है तो उसके थ्रू थोड़ी हेल्प मिल जाती है। बेसिकली तो जो अब आरपीएससी का सिलेबस है सारी प्रिसाइज है तो हमें उस टू द पॉइंट पढ़ने के लिए थोड़ी हेल्प चाहिए, उसके लिए थोड़ा गाइडेंस चाहिए होता है। जी मैम। तो तो आंसर राइटिंग आपने कहाँ से स्टार्ट करी थी सर, अक्षय सर? सर मैं 2021 में जब मैं मेंस आ गया था तुरंत, तो मैंने एक कोचिंग में जयपुर में गया था 2 महीने के लिए। तो वहां मैंने ऑफलाइन टेस्ट दी थी 2021 में। जी आफ्टर सर। दैट 2021 के बाद में मैं यहीं से मैंने प्रिपरेशन की अपनी जॉब लोकेशन से ही। तो मैंने ऑनलाइन ही टेस्ट सीरीज दी है। मैंने टेस्ट सीरीज ऐसे बड़ी कोचिंग से कहीं टेस्ट सीरीज नहीं दी। टेलीग्राम पे एक छोटे से ग्रुप था, प्रीवियस ईयर टॉपर्स ने कुछ ग्रुप बना रखा था। उसमें हम डेली आंसर राइटिंग जी करते थे। डेली एक 10 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन, दो 2 नंबर क्वेश्चन। तो डेली आंसर राइटिंग उसमें की थी हमने 1-1.5 साल तक। तो वहां से मेरा टेस्ट सीरीज जी। का जो आंसर राइटिंग है वहां से मेरा इंप्रूव हुआ था सर। तो उसमें बड़ी कोचिंग में एक बड़ा दिक्कत ये होता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा होते हैं। 5-6 हजार लोग एक साथ टेस्ट लिखते हैं उसमें। तो जो हाँ जी इवेल्युएटर सही है। होते हैं वो जनरली जो भी कोई प्रीलिम्स पास कर लेते हैं वो सब बच्चे ही होते हैं जो बेचारे टेस्ट भी लिखते हैं, वो ही कॉपी चेक करते हैं। तो वहां पे शायद ये इवोल्यूशन का थोड़ा सा इश्यू आता है। तो ऐसे ही अगर आपको कोई टॉपर्स मिल जाए, आपका जो पीयर ग्रुप है, आपके साथ वाले दोस्त है जो अच्छे आपको लगता है कि सिंसियर कैंडिडेट है, तो उनसे आप अगर एवेल्युएट करवाएंगे तो वो बेटर स्ट्रेटेजी मुझे लगती है कि वो आपको पर्सनलाइज फीडबैक दे सकते हैं कि आपने इस क्वेश्चन में ये दिक्कत है आपके में, आप यहाँ इंप्रूव कर सकते हैं। तो मैं उसमें ज्यादा बिलीव करता हूँ कि छोटा ग्रुप हो, आप वहां पे आंसर राइटिंग कीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। हाँ, एक जिनके भी आपके मित्र का आरएस जी निकला सर। है वो एक साथ इकट्ठा करके प्रैक्टिस कर जी सकता सर। है। जी सर। जी सर। तो सर ये मेंस के शॉर्ट नोट्स बनाना जरूरी है सर? बिल्कुल जरूरी है शॉर्ट नोट्स शॉर्ट तो। नोट्स ही सब कुछ है इसके सब बिना तो चीजें नहीं हो हैं एक सकता। साथ।
सर मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए कभी, मेरे से शॉर्ट नोट्स बनते नहीं है। जी एक्चुअली सर। शॉर्ट नोट्स अगर मैं बनाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है इनको पढ़ता हूँ तो कि मेरा कुछ छूट जाएगा, तो मैंने कभी शॉर्ट नोट नहीं बनाया किसी भी सब्जेक्ट के। मैं ये जरूर करता था कि जैसे लक्ष्मीकांत मैंने पढ़ा तो मैं अंडरलाइन कर हाँ जी लेता था सर। पॉइंट्स को। तो एक पैराग्राफ उसमें मुझे हाँ 4 वर्ड इंपोर्टेंट लग रहे हैं तो उसको मैंने अंडरलाइन कर लिया, और मुझे कुछ ऐड करना है तो उसमें जो ऊपर और साइड में जगह होती थी उसको मैं पेंसिल से लिख लेता था। तो नेक्स्ट टाइम मैं रिवीजन कर रहा हूँ तो फिर मैं पूरा उसको नहीं पढ़ता था, सिर्फ जो अंडरलाइन कर रखा है हाईलाइट कर रखा है तो उसी को पढ़ता था मैं। तो उसको बोल सकते हैं दूसरी फॉर्म में शॉर्ट नोट्स ही है, लेकिन अलग से शॉर्ट नोट बनाता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा कुछ कंटेंट शायद छूट जाएगा, तो मैं नहीं बनाता था जनरली कुछ एक टॉपिक को छोड़ के। जैसे आर्ट एंड कल्चर में कुछ टॉपिक है वो बहुत वाइड है, उनका कंटेंट अच्छे से मिल हाँ नहीं जी पाता। ये टेम्पल आर्किटेक्ट है या क्लासिकल डांस और वो है, उनका मैंने कुछ 2-3 पेज के शॉर्ट नोट्स बनाए थे, वरना मैंने ज्यादातर टॉपिक के शॉर्ट नोट्स कभी बनाए नहीं थे। हाँ जी तो सर, ये थोड़ा मतलब ये इशू रहता है सब्जेक्टिव सर। है, डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन। कुछ लोग ज्यादातर लोग बनाते हैं पर मैंने नहीं बनाए थे, तो जैसा भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। अब शॉर्ट नोट्स में क्या जी होता है सर। कि एट द एंड जब रिवीजन का टाइम आता है ना, जब एग्जाम पास आ रहे होते हैं और जब आपको मालूम है कि हाँ यार आपको सब कुछ ही पढ़ना है वापस, तो शॉर्ट नोट्स ये होता है कि यार ठीक है मैंने 3-4 बार इसको रिवाइज किया है, तो आपके दिमाग से वो चीजें होती है क्योंकि एट द एंड आपको 5 नंबर का हो 10 नंबर का हो, आपको कीवर्ड्स ही लिखने हैं। हाँ वो जी सर। कीवर्ड्स अगर आपको बिल्कुल पता है बिल्कुल तो ट्रू। वो कीवर्ड्स ही है जो आंसर वो मार्क्स देंगे आपको। आप भले ही आप कितना ही अच्छा लिख के जाओ, अगर वो कीवर्ड नहीं डाला आपका कोई सेंस नहीं है उस क्वेश्चन आंसर का। जी सर। तो वो जी सर। मेरा जैसा बिहेवियर का था, तो मैंने बिहेवियर के शॉर्ट नोट्स बनाए थे या ठीक है जितना हो सकता है मैंने इधर उधर से कंटेंट इकट्ठा करके वो 6-7 पेज के शॉर्ट नोट्स हो जाते हैं बिहेवियर के। क्या ठीक है बार बार उन्हीं को रिवाइज करो क्योंकि बिहेवियर अब 5 मार्क्स के आपको उसको पता है यार। जो छोटे सब्जेक्ट्स थे पहले उसमें हाँ दो जी सर। मार्क 2 मार्कर एंड 5 मार्कर क्वेश्चन आते थे, अब उसमें इतना ही लिखना है आपको। तो कीवर्ड नहीं होगा, वर्ड जो लिमिट्स। डेफिनेशन है वही लिखनी है, तो वो 4 कीवर्ड डालने हैं आपको, वो मार्क्स दे देगा आपको। हाँ जी सर। और सर सोर्सेज बता सकते हैं आप, अपने सोर्सेज रिवील कर सकते हैं आप ऐसा, ताकि स्टूडेंट्स के सर लिए कोई आसानी रहे क्या क्या सोर्स पढ़ना तो है। सोर्स का सर तो कोई। अक्षय भी अब अच्छे से बता पाएंगे। सोर्स तो इनके पास क्या है कि ये यूपीएससी बैकग्राउंड से भी रहे हैं। हाँ जी सर, नहीं सर, अक्षय सर। सोर्सेज का ऐसा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सबको पता है। पता एक्चुअली सबको पॉल। है क्या करना है, बस कर नहीं पाते हैं, दिक्कत ये है। पता जी सबको है सर कि ये। मेहनत करनी है, आंसर राइटिंग करनी है, पढ़ना है, रिवीजन करना है, पता सबको है, लेकिन वो करने में दिक्कत आती है। तो सोर्सेज का सर ऐसा है एग्जीक्यूट करने सिंपल, में दिक्कत आती है। एग्जीक्यूट करने में दिक्कत आती है इसमें। जी मैम। तो सोर्सेज का सर मैंने तो कुछ एक रेफरेंस बुक यूज की थी, जो पॉलिटी का मैंने लक्ष्मीकांत यूज किया था, किसी कोचिंग के नोट्स फिक्स मुझे है वो नहीं किए तो। थे। एंड मॉडर्न हिस्ट्री के बाइबल। लिए जी सर। बाइबल। बाइबल हो गई सर। एंड मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम का जो बुक आता है राजीव अहिर का, वो बुक यूज किया था। हाँ सर। साइंस टेक में नोट्स भी मैंने यूज किए थे, लेकिन कुछ कुछ जगह आरबीएससी के और एनसीईआरटी के कुछ टॉपिक्स हैं वो सीधा उसमें टॉपिक लिखे हुए हैं चैप्टर वाइज, वैसा ही सिलेबस में लिखा हुआ है, तो वो कुछ मैंने यूज किए थे। जैसे बायोलॉजी में कोचिंग्स वगैरह में बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है बायोलॉजी को, उतना हाँ जी आपको सर पूरा बहुत। तो। हाँ, तो मैंने 2021 में यही गलती की कि मैं बायोलॉजी के इतने बड़े नोट्स थे तो मैं सोच रहा इतना ही पढ़ना है बायोलॉजी, तो उसको पढ़ना ही है अपने को। तो वो गलती मैंने की उस टाइम, लेकिन 2023 में मुझे वो समझ आया तो मैंने फिर एनसीईआरटी और आरबीसी से वो चीज पढ़ी। और जी लॉ सर। के जी लिए सर। मैंने बेयर एक्स पढ़े थे, जो पीडीएफ है एक्स की, वो सीधी उठा के वो मैंने वहीं से पढ़े थे। और ऑफिशियल साइट इकोनॉम से। हाँ सर, वो साइट पीडीएफ मिल जाती है कहीं भी, कोचिंग वाले भी मिल जाएगी आपको, या पार्लियामेंट की साइट से कहीं भी आप सर्च मारेंगे तो मिल जाती है वो। जो पोस्ट एक्ट है या जी पोस्ट सर। पोक्सो एक्ट है उसकी वो मिल जाती है, तो हाँ। उससे आप उससे पढ़ लोगे तो बेटर है। कोचिंग्स में भी उसमें अभी तो सेक्शन डिफाइन हो गए, पहले उसमें कोचिंग में भी कोई कुछ पढ़ा रहा है, कोई खुद मतलब क्लियरिटी नहीं थी कोचिंग वालों के पास हाँ भी, तो मैंने उसकी बेटर सेक्शन खुद पढ़ के उसमें हाईलाइट कर लिया जो जो इंपॉर्टेंट था। तो मैंने वो बीआर एक्ट से पढ़े थे कुछ एक्ट्स, कुछ कोचिंग की हेल्प भी ली थी कुछ टॉपिक्स में। और इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमिक सर्वे के लिए यूट्यूब पे क्लास आती है, कुछ सर है फेमस उनकी। और उसका इकोनॉमिक सर्वे का वो तो आप लीजिए, उसके अलावा जो इकोनॉमिक सर्वे का पीडीएफ आता है उसको भी एक बार आप रेफर कर लीजिए, तो कुछ अगर पॉइंट छूट गया तो आप उससे ऐड ऑन कर सकते हैं। जी सर। और जैसे जो बच कोई, जी जैसे सर जिससे पहली बार जिसका प्रीलिम्स निकला है सर, उसको बड़ी दुविधा रहती है कि मुझे कहाँ से क्या क्या पढ़ना है सर, इकोनॉमिक सर्वे कहाँ से पढ़ना है, कैसे कवर करना है सर, एक बार सर सर, उसके अनुसार आप जिसका बताएं। प्रीलिम्स पहली बार निकला है तो सर मेंस में 4 महीने मिलते हैं। तो चार हाँ महीने जी में सर। 3 महीने में एक्सपेरिमेंट करने का कोई मतलब है नहीं।
सबसे अच्छा है कि किसी भी कोचिंग को जो ठीक है आपको नोट। रिलायबल लगती है उसके नोट्स लीजिए, जी उनको पढ़िए उस टाइम में, और आपके पास ऑप्शन नहीं है। ये सब जो जी सर। वैल्यू एडिशन, आंसर राइटिंग आप वो करेंगे, दो तीन जगह से सोर्स से उठाएंगे, वो सब जब है जब आपके पास टाइम हो। ये सब शांति पहले काल की प्रीलिम, चीजें हैं ये। बिल्कुल भाई। शांति काल की चीजें हैं। ये प्रीलिम से जी पहले, सर। नोटिफिकेशन आने से पहले आप कर सकते हैं। मेंस के 3 महीने में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। 3 महीने में आपका पूरा रिवीजन हो चुका है, सिलेबस हो चुका है, उसके बाद भी आपको टाइम नहीं होता है रिवाइज करके आंसर राइटिंग, इतना ही टाइम मिलता है। तो उस टाइम में तो आप कहीं जी भी सर। किसी भी रिलायबल कोचिंग के नोट्स है, वहां से आप कोचिंग के नोट्स लीजिए, उतना ही कर पाएंगे आप। जी सर। जी बस सर। यही है, देखो इसमें तो भाई हार्ड एंड फास्ट बुक्स के अंदर कुछ ज्यादा बड़ा कंटेंट नहीं है। आपको ये है कि आपको कंटेंट चूज करना होता है। अब उसमें ये होता है कि मार्केट में मैं बता रहा हूँ ना, इतना मार्केट में इतनी सारी बुक्स हैं, हर दूसरा ऑथर बुक हाँ जी लिख सर। रहा है आजकल। इतने सारे नोट्स हैं, ठीक है, आप सबको कलेक्ट करते रह जाओगे। हमारे इसमें एक हम जब कलेक्ट करते थे ना कि यार ये भी दे दे ये भी दे दे, तो हमारे को नोट्स कलेक्टर कहते थे, हाँ। ठीक है। तो वो नहीं बनना है, नोट्स कलेक्टर नहीं बनना है अपने को। नोट्स कलेक्टर में क्या होता है कि आपके पास जी स्टोर सर। जी बहुत आ सर। जाता है। अब उसको आपको समझ नहीं आता कि इसमें से पढ़ना क्या है। आपको एट द एंड उनको पहले तो खुद के नोट्स बनाने हैं। अगर खुद के नोट्स नहीं बना पा रहे तो उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। यार मेरे को इसमें ये कीवर्ड अच्छा लगा था, ये डाला, इसमें ये कीवर्ड अच्छा लगा, ये डाला। अब वो टॉपिक खत्म है आपका। अब आपको वापस वो पढ़ना नहीं है। हाँ जी। अब वो एक सर टॉपिक मैं एक पढ़ना है। चीज ऐड जी सर। करना चाहूंगा इसमें, कि जी थोड़ा सर सा आप बताइए। सिलेबस को और पीवाईक्यू को इम्पोर्टेंस दीजिए, बहुत ज्यादा बिल्कुल इम्पोर्टेंस दीजिए आप। बिल्कुल। और देखिए किस चीज का वेटेज कितना है, और कौन सा जी सर। टॉपिक जी है। सर। जो बहुत सारे टॉपिक है जो कोचिंग के नोट्स में बहुत अच्छे से कवर नहीं है, तो फिर आप उनको अपने लेवल पे कवर कीजिए। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, लास्ट टाइम इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनिज्म इन एशिया एंड अफ्रीका टॉपिक लिखा हुआ था, हम्म। लेकिन वो किसी भी कोचिंग के नोट्स में हाँ जी अफ्रीका सर। तो फिर भी कवर कर रहा था, एशिया कवर नहीं कर रहा था कहीं। तो मैंने उसके हाँ लिए जी। ये जी। ओल्ड एनसीईआरटी की बुक आती है आर डी शर्मा की, उस बुक से मैंने उसको कवर किया था। और उस साल एक हमारे वाले टाइम पे ओपीएम वॉर पे कुछ क्वेश्चन एक आया था 5 नंबर का, हम्म तो वो हाँ जी क्वेश्चन सर, मेरा वहां से, यूटीएस सर। हम्म। नहीं आर इसमें आ रहा है इसमें, आ रहा आरपीएससी है में इसमें। आया, आरएस में आया था। हाँ। अफीम की खेती। तो वो मेरा क्वेश्चन वहां काफी से हाँ। कवर हो गया। इसके जी अलावा मैं जी। एक एग्जांपल दूं सर, मैं जब 2021 में जयपुर गया था 2 महीने, उस टाइम पे हाँ जी। आ, क्या था, कोई भी टॉपर ने बोल दिया, उसी लोग चीज को सब लोग ब्लाइंडली फॉलो कर रहे थे। मैं भी उस टाइम यही कर रहा था। उस टाइम किसी कोचिंग के नोट्स ये में तो फ्रेंच होता है सर। रिवॉल्यूशन के नोट्स में उस टाइम नेपोलियन पढ़ा रखा था। तो नेपोलियन के ही नोट्स के पीछे लोग भाग रहे थे, नेपोलियन के 20 पन्ने के नोट्स पढ़े जा रहे थे। लेकिन हम उसको एनालाइज करेंगे तो हाँ जी। नेपोलियन में बहुत बड़ा पार्ट है नहीं फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, उससे क्वेश्चन आज तक आया नहीं, छोटा सा आगे ही। पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा। तो उसके लिए लोगों ने इतना ज्यादा मेहनत कर रहे थे बिना बात का, वो समझते नहीं थे लोग, हम भी नहीं समझते थे उस टाइम पे। लेकिन आप अगर पीवाई को एनालाइज करेंगे, ट्रेंड को देखेंगे, जैसे राजस्थान हिस्ट्री में पूरा जो टाइम वेस्ट खर्च किया जाता है वो डायनेस्टीज को पढ़ाने में, उनका कौन राजा था, कौन सा वॉर हो, उस पे करा जाता है। जी सर। लेकिन आप प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन तो देखेंगे तो सही कभी भी बात है। 2013 के बाद से कोई भी क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया है कि कौन सी लड़ाई हुई, क्या हुआ। मेंस में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया आर्ट एंड है। कल्चर ओनली पे। आर्ट एंड कल्चरल कल्चर में एस्पेक्ट, से कुछ। हाँ, या और जो उनका मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री है सिस्टम पे, राजस्थान की। हाँ, या उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, उस पे क्वेश्चन पाए हैं जरूर, कि डोडीदार कौन थे, या उनकी प्रथा कौन सी थी, ये वो क्वेश्चन पूछे हाँ जाते हैं। जी तो सर। उसको अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका बहुत सारा जो आपका जो आप बिना बात की मेहनत करते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंस, हम यूजलेस टॉपिक बोल सकते हैं कुछ सेंस में, उस पे आप इतनी मेहनत नहीं करेंगे। जो टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं उस पे मेहनत करेंगे। अगर आप हिस्ट्री का सिलेबस एनालाइज करेंगे पूरा, तो आपको समझ आएगा कि वर्ल्ड हिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें बहुत कम हाँ सिलेबस जी में सर। आपका 15 से 17 नंबर हम्म। का कंटेंट आता है। राजस्थान हिस्ट्री में आप इतना जी पढ़ोगे तो सर। आप 20-22 नंबर का आता है। तो वो आपको खुद को जी एनालाइज सर। करना पड़ेगा। पीवाईक्यू के कंपाइलेशन मिल जाएंगे किसी भी कोचिंग के, सिलेबस मिल जाएगा। और ट्रेंड देखिए आपकी 2021 में क्वेश्चन कैसे आते थे, 23 में कैसे आए, 24 में कैसे आए, और 26 में सिलेबस चेंज हो जाएगा। उसके बाद में और ज्यादा डायनेमिक और एनालिटिक क्वेश्चन आने वाला है, तो उसके हिसाब से ही तैयारी कीजिए अभी। बस सिलेबस की जी डिमांड क्या सर। है, जी बस सर। सिलेबस की डिमांड कैसे पता चलेगी? एमसीक्यूज देखो पुराने, एमसीक्यूज देख लो, आरपीएससी बार जी। बार क्या पूछ रही है, क्या कहाँ से पूछ रही है। क्योंकि क्या है कि उसने सेगमेंट डिसाइड कर रखा है कि यार अगर अगर जैसे 70 मार्क्स का है तो उसमें 3 सेगमेंट है। तो उसको ये है कि उसको हाँ कहीं ना जी कहीं सर। उस सेगमेंट को टच करना ही पड़ेगा, वहां से क्वेश्चन उठाना ही पड़ेगा। तो वो आपको पता होना चाहिए कि यार ये चीज तो 101% की ये यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। जैसे सर ने भी बताया जी कि सर। वर्ल्ड हिस्ट्री है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में से ये पता है कि भाई 15-17 मार्क्स का बनेगा, तो आपको उसको प्रिसाइज वे में पढ़ के जाना पड़ेगा कि यार यहाँ से कुछ भी उठे मैं कर लूंगा। वो एक 2 मार्कर क्वेश्चन पे आया था सर, उस पे 23 में, जो जूई साइड्स वाला क्वेश्चन था शायद। वो ऐसे किसका? एज इट इज वो नोट्स में से किसी नोट्स में से एकदम उठ के आ गया था। हाँ। हाँ, तो वो कुछ चीजें हाँ आपको जी पता सर। होनी चाहिए कि यार ठीक है ये तो पक्का है। और अब जैसे आर्ट एंड कल्चर है, या अब इंडियन हिस्ट्री की बात कर लो, इंडियन हिस्ट्री का पोर्शन बहुत बड़ा है, यूपीएससी के एक्सपर्ट भी देखें या फिर आरपीएससी के भी देखें।
तो उसमें पता होना चाहिए यार इसमें मॉडर्न वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीच वाला जो है, जो सल्तनत काल वाला जो ये आता है, मिडिवल जो हिस्ट्री बोलते हैं हम लोग, हाँ जी इसमें से सर, बहुत, मेडिवल हिस्ट्री। इसमें से सिर्फ आर्ट एंड कम कल्चर आता है, इम्पोर्टेंट है। सिर्फ आर्ट एंड कल्चर आता है। लोग एंशियंट बाग और यही पढ़ रहे हैं सर। एंशियंट लोग और बाग मिडिवल इसी में पे यही है फोकस कि कर रहे आर्ट हैं। एंड कल्चर ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और यही बात इस पे राजस्थान की जीके पे लागू होती है। जैसे हम प्रीलिम्स में देखते हैं, उसमें भी जो राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस है, जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। सेम मेंस में भी ऐसा ही होता है, तो हमें फोकस उस पे करना चाहिए रादर देन की जो जो सल्तनत काल का जो है राजा हम्म, महाराजा, या फिर जो हम्म, सर ने बताया कि जो राजस्थान की मिडिवल जी। हिस्ट्री है उस पे कम फोकस हो। बाकी क्लासेस में तो उन पे ज्यादा होता है, लेकिन एग्जाम में हाँ जी। मॉडर्न हिस्ट्री का ज्यादा रोल है। क्योंकि सर बाकी टीचर की रेस्पॉन्सिबिलिटी तो है, वो सिलेबस कवर करवाएगा, वो तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन ये हम्म। हमारा काम है एनालाइज करना। टीचर बोलते भी ऐसा नहीं, कोई टीचर बोलता है कि यहाँ से आएगा, वो बताते भी है कि यहाँ से हाँ जी इतना सर। आता नहीं है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए नहीं है इंपॉर्टेंट। तो वो आपको खुद को हाँ एनालाइज जी करना सर। पड़ेगा। लेकिन आपको ये नहीं देखना है कि हिस्ट्री के 5 बुक है हमारे पास तो हिस्ट्री को ज्यादा पढ़े, और कि एक बुक है आपका एथिक्स का तो उसको कम पढ़े। आप एथिक्स की एक बुक पढ़ के जी हिस्ट्री सर। से ज्यादा मार्क्स लेके आएंगे 5 बुक की बजाय। तो जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आप मार्क्स तेज कर सकते हैं, उस पे ज्यादा आपको ध्यान देना चाहिए, ज्यादा टाइम उधर स्पेंड करना चाहिए। तो सर आपने कितने मॉक टेस्ट दिए थे मेंस के लिए? गिनती तो नहीं होती। मैं फिर तो भी। डेली आंसर राइटिंग कर रहा था, 1 1.5 साल से कर रहा था, जब से 2021 का मेंस दिया था उसके बाद मैं कंटिन्यूअसली कर रहा था। वीक में 3 4 दिन छोटे आंसर लिखते थे, बड़े टेस्ट भी लिखे थे। लेकिन मैंने इस बार एक जो मिस्टेक किया कि मैंने कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में, मतलब कोचिंग में जाके ऑफलाइन टेस्ट नहीं दिया था कोई भी, क्योंकि मैं छुट्टी लेके तो हाँ गया जी नहीं था सर। जयपुर, यहाँ पे ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं, घर पे बैठ के दिया। अब घर के बैठ पे देखने में ये होता है कि कई बार आप 2 घंटे लिख लिया पेपर, फिर थोड़ा मन हुआ कि 10 मिनट ब्रेक ले लेते हैं, फिर 1 घंटे बाद में लिख लेंगे, वैसा कर लेता है आदमी। तो उस चीज का मुझे जी नुकसान सही हुआ। है। मेरे 2 पेपर इसलिए खराब हो गए थे इस बार, पेपर 2 और पेपर 4, कि मैंने आंसर राइटिंग नहीं की थी। तो थोड़ा सा मुझे उसके कुछ पेपर 4 में मेरा एक क्वेश्चन छूट गया था। इसलिए छूट गया था वो कि मुझे ध्यान नहीं रहा था कि ये भी क्वेश्चन आता है। जो फॉर्मेट वाले 2 क्वेश्चन आते हैं, मुझे लगा एक ही क्वेश्चन होता है। मुझे लास्ट हाँ में जी जब सर। देखा मैंने, तो एक क्वेश्चन और बचा हुआ था मेरा। तो वैसी मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो आप टेस्ट सीरीज लिखिए, लेकिन लास्ट में जो एग्जाम है उससे 1 महीने के अंदर में आप 1 2 बार ऑफलाइन कोचिंग में किसी में भी जाके चारों पेपर का फुल सिलेबस टेस्ट है वो जरूर लिखेंगे, तो आपके लिए बेटर रहेगा। उससे आपका टाइम है, कितना टाइम में कौन सा क्वेश्चन करना है वो आप मैनेज कर पाएंगे, और जो थोड़ा सा पैटर्न है उसके हिसाब से आप ढल पाएंगे उस टाइम में। तो एक बार जरूर दे लें तो अच्छा रहेगा, मेन से पहले मेरा तो ये मानना है। इसमें क्या रोल आउट रहता है फोर्थ पेपर का, फोर्थ पेपर का रोल आउट बहुत ज्यादा हाँ है। जी सर। जीएस के 3 पेपर हाँ में जी सर। आपके जितने मार्क्स आएंगे, शायद फोर्थ पेपर में अकेले भी आ जाए, ये भी स्थिति रहती है कई कई लोग, कई कई स्थिति में। और कई बार ये होता है कि जैसे मैंने ये किया था कि जो 2021 में गलती की थी वो ये थी कि आंसर राइटिंग बहुत कम की थी, वो मैंने 23 में गलती नहीं की। मैंने नोटिफिकेशन आने से पहले से मेंस की कोचिंग, सॉरी, आंसर ये टेस्ट सीरीज मैंने पहले ही लगा रखी थी, मेंस की टेस्ट सीरीज। तो मैं ये था कि यार मैं लिखता रहूं, मैं लिखना है, छोड़ना नहीं है। फिर जैसे नोटिफिकेशन आया तो प्रीलिम्स की तरफ शिफ्ट हो गए कि थोड़ा प्रीलिम्स का पढ़ लेते हैं। हाँ जी। वापस मेंस का जब ये हो गया था कि प्रीलिम्स निकल चुका है, अब प्रीलिम्स निकल चुका है तो अब अपने को सिर्फ पढ़ना है, अब सिर्फ लिखना है। तो जब लिखना स्टार्ट किया तो फिर मैंने ये किया कि कोचिंग का तो ले ही रखा था, साथ में मैंने 2 3 कोचिंग के ऑनलाइन भी ले लिए थे। तो अगर मैं वहां टेस्ट जी देके सर। मैंने संडे का दिन पूरा दिन टेस्ट के लिए निकाल रखा था कि अगर मैं सिर्फ लिखूंगा संडे को, अगर मैं सुबह 9 से 12 टेस्ट देके आ रहा हूँ तो फिर 2 से 5 एक टेस्ट लिखूंगा, फिर थोड़ा सा रेस्ट करके 6 से 9 एक टेस्ट लिखूंगा। ये होता था कि यार जी लिखना ही सर। है मुझे, और मैंने इसको ब्रह्मास्त्र मान लिया था कि यार लिखना ही है। अब जैसे हिंदी इंग्लिश का ये था कि अगर मैं जीएस का पेपर सुबह देके आ रहा हूँ तो मैंने एक कोचिंग का हिंदी इंग्लिश का भी ले रखा था अलग से। मैं चाहता था कि यार मैं हिंदी अच्छा। इंग्लिश को नहीं छोड़ूं, हिंदी इंग्लिश साथ में चलती रहे, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में जितना आप लिखोगे उतना आपका वो क्लियरिटी आएगी। जी सर। वो चीज होती है कि उतनी गलतियां पता चलेगी, उतने मार्क्स कम होंगे, मतलब कम कटेंगे आपके, वो वाली बात है। सर तो हिंदी आंसर के लिए राइटिंग कोई स्पेसिफिक बुक? स्पेसिफिक बुक तो एक तो 11th 9th टू 11th की जो राजस्थान बोर्ड की बुक्स आती है वो पढ़ी थी। उसके बाद में अगर उसमें से कुछ छूट जाता था, राघव प्रकाश करके बुक आती है हिंदी की। आज राघव प्रकाश। हाँ, राघव प्रकाश बुक आती सब है। भाई। हाँ, वो दो थी, मतलब मैंने तो यही पढ़ी थी। इसके अलावा तो हिंदी में तो ग्रामर के लिए मैंने ये पढ़ी थी। बाकी जो कंपोजिशन वाला पार्ट होता है वो क्या होता है कि आप धीरे धीरे सेगमेंट वाइज आप जैसे आंसर राइटिंग करते हो तो आपको गलतियां पता चलती है, आप ठीक करते जाते हो। आपको एक बार पता चल जाता है कि जी। यार ये लेटर है, इस तरीके से लिखा जाएगा, ऊपर से पैटर्न पता चल पैटर्न पता चल जाता है। अब उसमें क्या फॉर्मेट गलतियां होंगी, जरूरी है सर। बस वो फॉर्मेट। चीज पता चल जाती है। तो वो चीज आप जब तक लिखोगे नहीं तो आपको आप समझने में 2 मिनट लगेगा कि यार ये ऐसे ऐसे ऐसे, जब लिखोगे तब पता चलेगा यार इसमें कॉमा नहीं आएगा,
यहाँ पे जी यहाँ पे ये टंकन नहीं होता है, यहाँ पे ये चीज होगी, शुभकामनाएं सहित जो भी होता है, वो आप जब आंसर राइटिंग करोगे और जब कॉपी इवेलुएट होके आएगी, यार ये गलती कर दी, जब वो टिक उसे गोला होके आता है, तब आपको पता होता है अगली बार ये नहीं करना है। जी मैम। आप। फोर्थ में जैसे मेरा ये था कि मैंने टेस्ट सीरीज एक वैकेंसी से पहले भी दी थी, एक जैसे वैकेंसी, ताकि हमारी ये कंटिन्यूटी रहे। और जैसे सर ने बताया कि मेंस प्रीलिम्स के जस्ट बाद में टेस्ट सीरीज लेनी होती है, मेरा तो जब मैंने भी ये 2021 में यही गलती करी कि मैं, घर वालों ने बोला कि वहां जाके टेस्ट दे लो, जैसे कि घर पे ही दे लेते, तो घर पे टेस्ट देना वो एक माहौल नहीं मिलता, और हमें जो टाइम फ्रेम में आंसर लिखना होता है वो हैबिट नहीं बन पाती। तो शायद ये भी गलती रही 2021 वाले मेंस में। सिलेबस तो खैर जितना हुआ, और जैसे यही डिसाइड कर लिया था कि 2023 में तो यही है कि ऑफलाइन टेस्ट दें, तो ऑफलाइन टेस्ट से बहुत हेल्प मिलती है हमें कि वो एक जो एक प्रॉपर हम जैसे तैयारी करके जाते हैं, वो जो एक माहौल एग्जाम हॉल में होता है वैसा मिलता है, तो हमारा ब्रेन भी उसी तरह वर्क करता है, सराउंडिंग का इफेक्ट पड़ता है। तो यही है कि ऑफलाइन टेस्ट बहुत जरूरी है, और जितने हम टेस्ट दे सकें, मतलब इम्पोर्टेंट ये है कि हम जिस जो पढ़ रहे हैं उसको कितना अच्छे से एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, डिलीवर कर पा रहे हैं। और कई बार हम ऐसा करते हैं कि जैसे 2-3 कोचिंग अगर हम टेस्ट सीरीज ले लेते हैं एक साथ, तो वो एक जो एक वीक में जो हमें प्रिपरेशन करनी होती है, हमारा फोकस शिफ्ट हो जाता है। जैसे संडे को 2 सब्जेक्ट के पेपर है, तो वो डिफिकल्टी हो जाती है कि हम किस पे फोकस करें। तो मेरा तो ये रहा कि एक ही कोचिंग की सीरीज मैंने ली थी, तो उसी में ही, ताकि जी हम एक जो पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ पाए एक वीक में। अगर कोई पेपर है संडे को अलग अलग लेते, तो ये डिफिकल्टी हो जाती है कि हाँ, हम इसका पढ़े कि इसका पढ़े, तो इस चक्कर में दोनों की ही तैयारी नहीं हो पाती, तो एक पे जी। फोकस करें। तो तो सर इंटरव्यू के लिए आप क्या क्या एक्सपीरियंस रहा इंटरव्यू का? क्या क्या क्वेश्चन पूछे इंटरव्यू में सर? वो सर थोड़ा सा। इंटरव्यू का तो सबसे ये रहता फनी है यार। क्वेश्चन क्या था सर? सबसे फनी क्वेश्चन क्या था सर? फनी तो यार देखो, मेरे इंटरव्यू में तो क्या पीछे डीजे बज गया था। फनी तो फनी था। मेरा इंटरव्यू चल रहा था, पीछे डीजे बज गया था, थोड़ा सा मेरा शायद 15-20 सेकंड के लिए कंसंट्रेशन इधर उधर हो गया था। वो पीछे कोई मारवाड़ी गाना बज गया था, आरपीएससी है राजस्थान के बाहर, बहुत सारे गाने डीजे बराते जाते रहती है। तो उस टाइम पे जी सर। बोर्ड मेंबर्स ने बोला भी था बाहर पियोन को कि आप बंद करवाइए इसको। तो सबसे जी फनी तो सर। यही हुआ था। अब पता नहीं अच्छा हुआ था कि बुरा हुआ था। मुझे तो तो सर। मतलब इंटरव्यू में तो ये होता है कि हम जैसा सोच के जाते हैं ना, हमेशा उसके अपोजिट ही होता है। जैसे हम प्रेडिक्ट करके जाते हैं ये जी शायद ये पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं, उससे पूरा अलग होता है। जैसे मेरा इंटरव्यू बहुत एनालिटिकल था, मुझसे मेरे डिस्ट्रिक्ट के, हॉबी के कोई क्वेश्चन नहीं पूछे, वीकनेस स्ट्रेंथ। तो वो ये है कि उस माहौल पे डिपेंड करता है कि हाँ, उसमें हमें इंटरव्यू में यही प्रिपरेशन करनी होती है कि हाँ, हमें हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना है, कि अगर कैसा भी बोर्ड आए, कैसे भी क्वेश्चंस पूछे, एनालिटिकल पूछे, फैक्चुअल पूछे, तो उसमें प्रिपेयर रहना है खुद को, और ये मान के चलना है कि इंटरव्यू अनप्रिडिक्टेबल होगा, कुछ भी पूछ सकते हैं। बस ये कि जी अगर मैम। जी इसमें इसमें सबसे अच्छी एक चीज होती है कि इंटरव्यू का क्या समंदर है। अब वो कुछ भी पूछेगा आपसे, बट अगर आप किसी जी जॉब में हैं या आप कोई ऐसी चीज कर रहे हैं जिससे आपको पता है यार ठीक है इनसे क्वेश्चन सेगमेंट उठ सकते हैं, तो वो आप ढंग से प्रिपेयर करके जाइए। जैसे अक्षय भैया का और मेरा तो ये था कि हम जॉब में थे, तो हमारा लगभग हाँ जी। लगभग 60%, 50-60% जॉब पे चला था इंटरव्यू। उसके अलावा और सर 5%। करंट करंट अफेयर्स, अफेयर्स ही हाँ पूछते थे। बिल्कुल चलता है, इंटरनेशनल रिलेशंस आईआर वगैरह रहता है, तो वो थोड़ा सा, वो तो आपको पढ़ना ही है, वो तो आपका मेंस का सिलेबस है, उसके साथ तो आपको कनेक्ट रहना ही पड़ेगा, इंटरव्यू तक कनेक्ट करना पड़ेगा आपको। जी जी। इंटरव्यू में आईआर का रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, करंट अफेयर जो इशू चलते रहता है, या फिर जो राजस्थान में जो चल रहा है, इंडिया में है, इम्पोर्टेंट बेसिकली। और और कई जो चीजें थी। करंट करंट के इश्यूज है, सोशल इश्यूज है, पॉलिटिकल इश्यूज है, उन पे हमारे व्यू क्या है, वो भी इम्पोर्टेंट है। अक्षय सर कुछ क्वेश्चन बता दे तो आप इंटरव्यू में। इंटरव्यू सर, मेरा तो इंटरव्यू स्टार्ट किया था सर ने, तो पहला क्वेश्चन यही था, मुझे काफी ग्रिल किया था इस क्वेश्चन पे कि आप एक अच्छी जॉब में हैं तो आप क्यों आना चाह रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी। जी तो इस सर। क्वेश्चन में मुझे काफी ग्रिल किया था चेयरमैन साहब ने, और फिर उन्होंने कहा कि आप ये जर्नलिस्ट और इसकी टेक्नोक्रेट है उसकी जॉब में किसकी बेटर है। तो मैं तो आरएच के लिए आ रहा था, जी तो सर। मुझे जर्नलिस्ट की जॉब का ही बेटर बताना था, लेकिन सर ये जी मानने सर। को रेडी नहीं करा। मैं तो कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं मुझे टेक्नोक्रेट की जॉब अच्छी लगती है, आप तो बस इंटरव्यू के लिए बोल रहे हो, वो सेटिस्फाई थे नहीं इस आंसर से। तो इस पे मुझे काफी देर ग्रिल किया गया।
उसके बाद मेरा जो कोर सेक्टर है मेरा, मैं ऑयल इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, दूसरा मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, तो उससे रिलेटेड मेरे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। इंडिया में एनर्जी का सिनेरियो है और पावर सेक्टर का सिनेरियो, उसमें मेरा कम से कम 5-10 मिनट के क्वेश्चन मेरे से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद हॉबी से मेरे क्वेश्चन पूछे थे। एक टेक्निकल क्वेश्चन पूछा था, मेरा टेबल टेनिस था हॉबी, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था हाँ कि जी। जो स्मॉल हाइट के प्लेयर्स होते हैं, चाइनीज और कोरियंस जैसे हैं, वो टेबल टेनिस में ज्यादा अच्छा क्यों करते हैं? ये कुछ इनको फिजिकल एडवांटेज है या कुछ इकोसिस्टम का वो है? तो वो एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था। और देन फैक्चुअल क्वेश्चन थे काफी सारे, करंट अफेयर्स के बहुत क्वेश्चन पूछे थे। उस टाइम ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ ही था, हम्म। और ITU-2 G20 का उस साल ही हमारा समिट हुआ था, तो आई में कॉरिडोर पे क्वेश्चन थे, रशिया यूक्रेन वॉर पे क्वेश्चन थे। तो काफी सारे क्वेश्चन जी थे सर। डाइवर्स। आर्ट एंड कल्चर पे जनरली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, बहुत कम पूछे जाते हैं। मुझसे आर्ट एंड कल्चर पे भी काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, मुझसे इंडियन क्लासिकल डांसेज के पूरे नाम पूछे गए थे, तो उस एस्पेक्ट पे भी सारे क्वेश्चन थे। एनालिटिकल मेरा इस बार वाला इंटरव्यू बहुत ज्यादा एनालिटिकल नहीं था, कुछ क्वेश्चन थे एनालिटिकल। तो इंटरव्यू वैसा ही है, कभी फैक्चुअल हो जाता है, कभी कभी एनालिटिकल हो जाता है। डिपेंड्स ऑन कि दिन कौन सा है, दिन आपके कौन सा, बोर्ड इट्स योर मेंबर डे। कैसे हैं उस पर। आप इंटरव्यू सिर्फ दिन के ऊपर डिपेंड करता है, रियलिटी है आपका ये होगा। मेरा जैसे 60% जॉब पे चला था, फिर थोड़ा सा हाँ जी। आईआर से रिलेटेड क्वेश्चंस थे कि ट्रम्प की पॉलिसीज को लेके मेरे से क्वेश्चंस पूछे गए थे। और हाँ जी कि सर। सबसे बड़ा ऑपरेशन सिंदूर था, तो हमने जैसे पूछा गया था कि यार भारत ने इंडिया ने सही किया नहीं किया, कि हम लोग दबाव में आके किया या नहीं किया, वो प्रेशर डाल रहे थे मेरे पे उस क्वेश्चन को लेके। इसके अलावा जी हॉबीज सर। पे था, मेरी भी टीटी थी हॉबी, तो टीटी पे था। प्लेयर्स के नाम पूछे थे मुझसे, और थोड़े 2-3 रूल्स पूछे थे। और हाँ इसके जी। अलावा एक मेरी जैसे मेरा जो प्रोफेशन था थोड़ा सा रेवेन्यू से रिलेटेड था, रेवेन्यू से रिलेटेड मेरे से चीजें पूछी थी, जीआईएस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे। लॉ से रिलेटेड, जो हमारे दो लॉज होते हैं 1955 और 1956, उन दोनों लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे। तो लगभग ये होता है कि आपकी अप्रोच क्या है अभी, जो आप करंट में जो ऑक्यूपेशन आपने ले रखा है उससे, और आप कैसा सोचते हो वो जानना चाहते हैं। इट्स ये पर्सनैलिटी टेस्ट। तो इसमें कोई पास या फेल नहीं होता है, इसमें सिर्फ हाँ जी एक सर। उनके पास स्केलिंग होती है कि यार ठीक है, इतने मार्क्स से लेके इतने मार्क्स तक की बच्चे का रेंज है, और उसमें उसको रेंज देना है, बस और कुछ नहीं है उनके पास में। इसमें कोई पास फेल नहीं होता है, वो मार्क्स एट द एंड जुड़ते हैं, फिर फाइनल रिजल्ट आता है। अगर इंटरव्यू, मेरा मानना है कि इंटरव्यू 2-3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक तो कि दिन कैसा है, मेंबर का मूड कैसा है, वो एक फैक्टर है। लेकिन जब आप रूम में एंटर करते हो तो आप आपकी रेंज लेके जाते हो, मैं इस बात को मानता हूँ। कि जो जी कैंडिडेट सर। का रेंज है कि एक इस आदमी का 40 से 50 के बीच में आएगा, इसका 50 से 60 के बीच में आएगा, वो हो सकता है कि 45 से 60 की रेंज हो। हर आदमी का रेंज फिक्स होता है, और जिस दिन आप इंटरव्यू में एंटर करते हो तो आपने प्रिपरेशन कितनी की है, आपका पर्सनैलिटी कैसा है, आपका जो थॉट प्रोसेस कैसा है, वो आप लेके जाते हो। उसमें हो सकता है कि एग्जामिनर जो आपका बोर्ड है, आपको हो सकता है कि 45 मिनिमम दे दे, आपका रेंज 60 है तो मैक्सिमम दे दे। लेकिन उसके नहीं, उससे ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। अगर आपका अप्रोच अच्छा है, थॉट प्रोसेस अच्छा है, तो वो आपको नहीं है कि आपको बिल्कुल ही 20 नंबर देगा, ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता है जनरली। हम्म। कुछ रेयर जी सर। एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, जब लेकिन तक जनरली ब्लंडर ऐसा नहीं किया नहीं हुआ होता है। आपने। हाँ, अगर कुछ ब्लंडर नहीं हुआ तो आप अगर अच्छा एनालिटिकल अप्रोच अपना रहे हो, वहाँ पे आपका प्रोफाइल थोड़ा ठीक है, तो आपको मार्क्स देते हैं, ऐसी बात नहीं है। जी सर, आपके बोर्ड मेंबर कौन से सर इंटरव्यू में? केसी जी मीना सर, सर थे मेरे तो। मंजू मेरे भी मैम। सर केसी इंटरव्यू। मीना सर। हाँ। ओके। जी सर। और कुछ सर, और कुछ इंटरव्यू के बारे में? इंटरव्यू का तो सर यही है, इंटरव्यू को आपको प्रिपरेशन करना है तो मेंस के तुरंत बाद लग जाइए। अगर आपको लग रहा है मेंस निकलेगा, नहीं निकल रहा तो भी तैयारी कर लीजिए, कोई जाया तो जाएगी नहीं आपकी तैयारी। सबसे पहले तो आपका जो प्रोफाइल है उसको आप अच्छे से तैयार कीजिए। अगर अगर आप जॉब में है तो उसका आप इन एंड आउट तैयार कर लीजिए पूरा, उससे रिलेटेड जो भी सेक्टर है। जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मेरा बैकग्राउंड है, तो मैंने पावर सेक्टर में राजस्थान में रिन्यूएबल का जितना है, इंडिया का पावर जनरेशन जितना है, जो पॉलिसीज है सारी, वो सब मैंने तैयार किया। मेरा जॉब ऑयल इंडस्ट्री में है, तो ऑयल एंड गैस का इंडिया का वर्ल्ड का सिनेरियो क्या हम्म। है, जियो पॉलिटिक्स से क्या उसके वो है, ओपेक क्या है, यूएस का क्या इन्फ्लुएंस है उसमें, तो वो सारा आप पूरा एस्पेक्ट बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। उसके नोट्स बना लीजिए, 10 15 20 30 नोट उसके हैं। आपका हॉबी तैयार कर जी सर। लीजिए। डिस्ट्रिक्ट जनरली पूछते नहीं है, पर डिस्ट्रिक्ट भी आप तैयार करके चलिए, कहीं पूछ लिया आपसे तो डिस्ट्रिक्ट भी आप तैयार कर लीजिए अच्छे से। करंट अफेयर है उसको तैयार कीजिए। और इंटरव्यू के लिए सबसे इंपॉर्टेंस है कि आप ग्रुप होना चाहिए 4-5 लोगों का। मैं अमन को डिस्कशन इंटरव्यू के जी जरूरी है। सर। रिगार्डिंग मिला था जी। हम्म। मैं अमन को इंटरव्यू के ग्रुप के रिगार्डिंग ही मिला था। मैं जयपुर रहता नहीं, मैं किसी को जानता नहीं, आरएस की तैयारी करने वाले बहुत कम लोगों को जानता हूँ।
हमारा एक कॉमन जी फ्रेंड सर। था, उसने एक ग्रुप बनाया था, उसके थ्रू मैं अमन से मिला। उसके बाद हम 4-5 लोगों ने डेली या वीक में 3-4 बार हम डिस्कशन करते थे जब तक हमारा इंटरव्यू दो खत्म दो नहीं तीन हुए। तीन घंटे का डिस्कशन होता ही था हमारा। और वो डिस्कशन जी हमारे सर। लिए बहुत फ्रूटफुल हुआ, उससे हमने बहुत सारी चीजें सीखने को मिली और उसका हमें फायदा मिला सभी को। तो वैसा आप जी इंटरव्यू के सर। लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है कि एक आपका पीयर ग्रुप होना चाहिए 4-5 लोगों का, उसमें सिंसियर लोग हों और काम की बातें की जाए वहाँ की, और पॉलिटिक्स की बातें नहीं की जाए। तो वैसा ग्रुप बना लेंगे आप, और उसको डेली न्यूज़पेपर को फॉलो कीजिए इंटरव्यू के टाइम पे। जी सर। और न्यूज़पेपर सर मस्त। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट द्वारा भी मॉक टेस्ट मॉक इंटरव्यूज करवाए जाते हैं सर, हाँ, वो भी रिलेवेंट है क्या? बिल्कुल बिल्कुल रिलेवेंट है। इससे हमारी जो प्रैक्टिस है वो हो जाती है कि हमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे हर मॉक इंटरव्यू अलग होता है, तो हमारी जो प्रैक्टिस है कि हाँ अगर इस टाइप का इंटरव्यू जाता है तो हमारी क्या अप्रोच रहती है। उसके अलावा जैसे सर ने जी बोला कि पीयर ग्रुप है, तो इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और हमारी जो थॉट प्रोसेस है वो डेवलप होती है। जैसे जैसे हम रोज डिस्कस करते हैं तो हमारा पूरा दिन ऐसे ही जाता है कि हम कोई भी हमारे पास टॉपिक है, सामने कोई भी चीज मिल जाती है तो हम इस पे हमारे व्यू कैसे है, तो वो हमारी जो प्रैक्टिस हो जाती है, तो बहुत जरूरी है। और तो मॉक मॉक्स इंटरव्यू में तो है ही। मॉक इंटरव्यूज में तो मैं एक पर्टिकुलरली एक फ्री कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो मॉक्स करवाता है, हम्म, उड़ान कोचिंग करके है। ठीक है, जंदू सर है हाँ जी उसके हैं। सर। हाँ उड़ान। तो हाँ वो बहुत उनका एक अच्छा, बहुत अच्छा उनका इनिशिएटिव है। और उस इनिशिएटिव के कारण क्या है, जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं, कई बच्चे होते हैं कि यार ठीक है मेंस लिख हाँ जी लिया, सब सर। कुछ कर लिया, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी में वो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट होते हैं, वो बोल नहीं पाते, तो उनके लिए तो बेस्ट प्लेटफॉर्म है। सर उनको बिठाते हैं 3-3 घंटे तक, उनसे बोलते हैं तो बोलो, कुछ भी बोलो पर बोलो, क्योंकि जैसे जितना लिखना इंपॉर्टेंट है उतना ही बोलना इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए। बिल्कुल। तो जी जब सर। उड़ान के अंदर मैं गया था तो मैंने एक ही मॉक दिया था, लेकिन जंदू सर के साथ एक अच्छा इंटरेक्शन हो गया था। उन्होंने मुझे खुद को 1 घंटे तक बिठा के रखा था कि यार थोड़ा सा इस तरीके से ये चीज अच्छा है, ये थोड़ा सा वो सारा कमी कामी आपकी जो भी है, कमियां हैं खामियां हैं, आप ये प्लस कर सकते हो, वो सब बताएंगे आपको। वो हर कोचिंग नहीं बताती है। तो मैं अगर कोई बच्चा इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहा है तो उड़ान जरूर जाए। मैं तो उनको ये बोलूंगा, एक तो फ्री है, कोई कॉस्ट मतलब कोई आपको पे नहीं करना, कुछ नहीं करना, और आपको इतना अच्छा वो दे रहे हैं, तो उसके लिए तो मैं हमेशा से उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक ही इंटरव्यू में मेरे को इतना अच्छा उन्होंने बताया कि यार तुम्हारी ये गलतियां हैं, तुम्हें ये चीज नहीं करनी है, तुम्हें ये चीज करनी है, तो वो सारी चीजें बताते हैं। हर मॉक में नहीं बताएंगे, हर मॉक में आपको जाओगे, आप गए मॉक दिया, वीडियो मिल गया, आपने उस पर एनालिसिस किया कि यार यहाँ गलती करी, वो टॉपिक पढ़ने लग जाओगे। जी वो सर। जी टॉपिक सर। आपके लिए रिलेवेंट हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, बस वो वाली बात है। सर मॉक देना चाहिए, बहुत ऐसे कैंडिडेट को जो बोल नहीं पाते, थोड़े इंट्रोवर्ट है, उनको जरूर देना चाहिए। कुछ एक कैंडिडेट मैं जी जानता सर। हूँ पर्सनली जिन्होंने फर्स्ट मॉक में वो रो दिए थे। ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं, कॉलेज से निकलते हैं, प्रिपरेशन कर रहे देते हैं, पढ़ने में अच्छे होते हैं, लेकिन वो बोल नहीं पाते, तो मॉक में जाके रोने लग जाते हैं। कुछ ऐसे कैंडिडेट होता है, अगर वो मॉक नहीं देंगे, सीधा आरपीएससी में जाके ऐसा कर दिया तो उनका तो इंटरव्यू बिल्कुल बिगड़ जाएगा। तो जी मॉक सर। इसलिए जी सर। जरूरी है, स्पेशली ऐसे कैंडिडेट जिनको प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है पुराना कोई इंटरव्यू का, तो उन लोगों के लिए जरूरी है। आपको पुराना एक्सपीरियंस है तो आप 1-2 मॉक दे दीजिए, सिर्फ रिफ्रेश करने के लिए, चीजों को अपडेट करने के लिए। फिर जरूरत नहीं है, लेकिन शुरू में आप पहली बार दे रहे हैं तो आपको मॉक देने चाहिए, 3-4-5 मॉक तो देने चाहिए। और सर मोटिवेशन का क्या रोल है सर इस सेल्फ मोटिवेशन आपने मोटिवेशन कहाँ से सबसे मोटिवेशन? इम्पोर्टेंट है। बाहर से मोटिवेशन लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता। सेल्फ, जो हम खुद से कितना मोटिवेट रहे, वही जरूरी है। जी। कंटेंट है सामने, अमन वही सर। मोटिवेशन है। मोटिवेशन सर, बाहर वाला मोटिवेशन वो गुब्बारे की तरह होता है, वो थोड़ी देर में फूट जाता है जैसे पंक्चर होता है। तो जी सर। जी मोटिवेशन सर। इंटरनल मोटिवेशन नेचुरल। होता है, जैसे मैम ने बोला। और मोटिवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। सबसे बड़ी बिल्कुल। बात है, या क्योंकि ये मैराथन है, आरपीएससी तो मैराथन है। आपको पीछे आप 2023 की अब ज्वाइनिंग 26 में हो रही है। वो हाँ भी जी कब सर। हो गया अभी पता नहीं है किसी को। ठीक है ना। तो नेक्स्ट आप जब मंथ। तक नेक्स्ट हाँ मंथ। नेक्स्ट तो मैराथन है ये, मतलब 3 साल का मैराथन है आपको। इतना पूरा नीचे जाओगे आप। एक एक जी एक सर। टाइम ही जी आएगा कि तो सब छोड़ दोगे, यार डिसिप्लिन और क्या कर रहा हूँ। कंसिस्टेंसी के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है सर आपके पास। आप अगर मोटिवेशन के भरोसे, तो ये एग्जाम नहीं निकलेगा सिर्फ मोटिवेशन से। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी और और पेशेंस भी बहुत जरूरी है। पेशेंस बहुत ज्यादा है। आपने क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करी सर ड्यूरिंग प्रिपरेशन? एक तरफ जॉब भी चल रही है, दूसरी तरफ पढ़ाई भी करनी है, कैसे ये बस सर थोड़ा ये सा जॉब चल मैनेज रही थी किया? इसलिए डिफिकल्टी फेस नहीं की। हाँ, जैसे मेरी जॉब नहीं थी तो मुझे ऐसा फील होता था जैसे 3 साल निकल गए, बीच में दो
एक साल वैकेंसी नहीं आई, तो ये रहता है कि हाँ हम हमारे जो स्टूडेंट्स बाकी जो जो साथ फेलो क्लास फेलो है क्लास में से वो सब अच्छी अच्छी जॉब में है, तो एक डिमोटिवेशन आ जाता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम सही जगह। कई बार ऐसे मन में थॉट आता है कि हाँ हम सही जगह जी पे तो जी जा रहे हैं, सही पाथ पे तो है, तो वो एक डिस्ट्रैक्शन होता है या फिर डिमोटिवेट होता है, तो वो खुद को ही हमेशा मोटिवेट करना जरूरी है कि हाँ हम कर रहे हैं जो सही है, जो हमारा पाथ है, जो हमने लक्ष्य चूज किया उस पर बिलीव करना बहुत जरूरी है। हाँ, यहाँ हम कर लेंगे, बाकी तो पेशेंस बहुत जरूरी है, और या कंसिस्टेंसी तो है ही। यही है बीच देखो में पढ़ाई छोड़ नहीं सकते पढ़ाई। रोज थोड़ा जी थोड़ा ही जी। पढ़ो, बट रोज पढ़ना पड़ता है। अगर एक साल भी वैकेंसी नहीं आ रही, अगर उसमें छोड़ दिया तो हम एकदम जीरो पे आ जाएंगे। तो ये जरूरी है कि हम रोज पढ़ें, उस सिलेबस को, उस कंटेंट को रोज देखते रहें। कंसिस्टेंसी इज द की। जॉब तो क्या है कि देखो मेरा खुद का फील्ड जॉब था, तो मुझे पता था हाँ कि जी यार सर। ठीक है, जो काम 8 घंटे में होता है, अगर मैं उसको 4 घंटे में कंप्लीट कर दूंगा, मैं 4 घंटे बचा सकता हूँ। तो मैंने बस टाइम जी बचाने की सर। कोशिश की है, और जहाँ पे टाइम बच सकता है कि यार टाइम बचाया है, जहाँ पे छुट्टियों की लगी कि यार ठीक है मेंस आ चुके हैं, आप छुट्टियां ले सकते हैं, यार ठीक है अब मेंस है तो लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप दोनों चीजें साथ में नहीं चल सकती, तो उस टाइम पे छुट्टी भी लेनी पड़ेगी आपको। तो हर चीजें पैरेलल चलेगी। जी एक स्टोरी लाइन है जो आपको चलानी पड़ेगी, जॉब भी अगर है तो आपको पता होना चाहिए कि यार ये मोमेंट मेरे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट कौन सा है। ठीक है, कई काम आएंगे, ठीक है, वो आपको करने ही पड़ेंगे, तो वो काम भी आपको करना है, साथ में आपको प्रिपेयर भी करना है। अब सैटरडे को अगर कोई काम आ गया और संडे को आपका टेस्ट है, अब आप सोच रहे हो यार मैंने रिवाइज नहीं किया, मैंने 5 दिन का पढ़ के मुझे सैटरडे को रिवाइज करना था, फिर वो आपको ये जी दिमाग सर। में ये चलेगा जॉब में भी। तो आपको ये होगा कि यार ठीक है मैं जल्दी जल्दी खत्म करूँ उस काम को, वो वाली बात तो होती सर मोटिवेशन की बात कर ली, अब सेलिब्रेशन की बात कर रहे हैं, तो सर आपका रिएक्शन क्या था जब रिजल्ट आया? है यार। मुझे तो बिलीव नहीं हुआ कि ये मेरी रैंक है। 10 मिनट तक रियल ऐसे कॉन्शियस नहीं हुए कि हाँ ये यही रैंक है, यही रोल नंबर। तो घर में क्या माहौल था मैम? घर वाले तो बहुत खुश। जी जी। मेरा तो अक्षय ऐसा सर था कि आपका? मैं, जी सर, मैं एक्चुअली 15 तारीख को रिजल्ट आया था, 14 को इंटरव्यू खत्म हुए थे। तो जी सर। हाँ जी दिवाली सर। थी शायद 20 तारीख के आसपास की, तो मैं 14 को हाँ। ट्रेन में था। तो मैं सोच रहा था ट्रेन में दिवाली से आऊंगा तो पहले रिजल्ट धमाका। आएगा। हाँ, तो मैं ट्रेन में था, मुझे लगा ठीक है रिजल्ट आ जाएगा। ट्रेन में वेट करते करते सो गए। अगले दिन मैं घर पे था। जनरली ऐसा जी जी। होता नहीं है कि घर पे होता मैं, तो उस दिन घर पे ही था, उसी टाइम रिजल्ट का वेट कर रहा था। पर ये है सर, जॉब के अच्छी जॉब रहने से आपका एक ये पीस ऑफ माइंड रहता है। जब रिजल्ट आया तो मेरे को इस बार स्ट्रेस नहीं था बहुत ज्यादा। मैंने 24 का जी सर। एग्जाम लिखा भी नहीं था, इसलिए कि ठीक है अभी दे लिया, 2 अटेम्प्ट काफी है। तो मुझे टेंशन नहीं जी था कि हो सर। जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी अच्छी रैंक नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे। और जब आई जी रैंक सर। तो जी थोड़ा अच्छा लगा मुझे। मेन रीजन ये था कि मेरे मेंस के पेपर थोड़े खराब हुए थे, पेपर 2 एंड पेपर 4। अमन को बताया था मैंने, कुछ ब्लंडर कर दिए थे मैंने एक दो, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा डाउट था कि अच्छी रैंक आएगी नहीं आएगी। तो फिर रैंक जी आई सर। तो खुशी तो थी, बहुत खुशी हुई। घर पे सेलिब्रेशन भी हुआ, सब कुछ हुआ। अभी ठीक है, धीरे धीरे चीजें सेटल डाउन हो जाती हैं। पर इनिशियली तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद क्या परिवर्तन आया सर? खा खा इंटरव्यूज के लिए जाना पड़ा आपको? जी सर। मैं तो सर बहुत इंटरव्यूज के लिए गया नहीं एक्चुअली। मैं तुरंत अपना 1 वीक का छुट्टी था, उसके बाद मैं वापस इधर आ गया। फिर बीच में 1 2 बार ही जाना हुआ है, तो मैं बहुत ज्यादा जगह कोई कोचिंग में या कहीं विजिट नहीं किया। मैंने एक जगह ही गया था मैं बस। तो मैं रहता जी नहीं हूँ सर। उधर, तो इसलिए कहीं ज्यादा जाना होता नहीं है। मैं इधर आ जाता हूँ तो घर जाता हूँ तो थोड़ा फील होता है कुछ सिलेक्शन हुआ है। यहाँ तो नॉर्मल लाइफ जैसे चल रही है वैसे ही चल रही है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं अभी तक। जी सर। ऐसा कुछ मतलब वो नहीं है कि यार हम लोग को ब्लंड वो कर दिया यार, ठीक है। एज अ सिविल सर्वेंट क्या होता है कि जब आप जॉब में होते हो तो आपकी ड्यूटीज जी चेंज हो सर। जाती है बस। आपके पास ये होता है कि अगर आप ऐसे कहीं एसडीएम लग रहे हो, तहसीलदार लग रहे हो, तो आपके पास वहाँ के 3 4 लाख लोगों की जो पॉपुलेशन है, उनका पूरा का पूरा जुर्म आपके ऊपर होता है। तो ड्यूटीज जो बढ़ जी जाती जी। है ना, बस वो ड्यूटीज की ही रेपुटेशन है। ठीक है, तो आपका ये होता है कि ठीक है, लोग इसीलिए आपको प्यार करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो मेजर वही रहता है कि क्योंकि आपको वहाँ पे सब कुछ करना है, लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है। आपके वहाँ पे अगर कोई इलेक्शन जी हो रहा है, सर। वो इलेक्शंस की बॉडीज आपके हाथ में है। कई चीजें ऐसी है, फाइनेंशियली अगर जैसे अकाउंट सर्विस है तो फाइनेंशियल पावर आपके हाथ में है। ठीक है, और अगर आप एसीटीओ लगते हो कहीं पे, तो जीएसटी कमिश्नर एज असिस्टेंट कमिश्नर लगते हो, तो आपको वहां जी पे सर। आपको सर्व करना है। तो चीजें क्या होती है कि भाई आप एकदम क्रीम जो जॉब्स होती है राजस्थान की, उसमें सर्व कर रहे हो।
तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है, एक आपके लिए गॉड ब्लेसिंग भी है, मैं सब चीजें मानता हूँ उसको। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। मेनली सर रेस्पॉन्सिबिलिटी ही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम्म। जी सर। तो सर कुछ कमेंट्स आए हैं इधर, उनके डाउट्स क्लियर कर देते हैं सर। जी सर। जैसे कि सर ये नीलम पवार ने पूछा है कि सर स्टैंडर्ड बुक्स बता दीजिए आप थोड़ी सी स्टैंडर्ड आरपीएससी बुक से। तो सर जो मैंने बताई वही है, और आप अगर लेना चाहें तो आरबीएससी एनसीईआरटी की बुक पढ़ सकते हैं इनिशियली। लेकिन मैं प्रिफर करूंगा कि आप एक बार अच्छे सिलेबस को एनालाइज कीजिए। कोचिंग के नोट्स कुछ चीजों के लिए बहुत बेहतरीन है, अगर आप रेफरेंस बुक से पढ़ना चाहते हैं तो उससे भी पढ़ सकते हैं। आरबीएससी एनसीईआरटी की बुक है काफी सब्जेक्ट के लिए, जैसे पबेड के लिए मिल जाएंगी, बिहेवियर के लिए भी आपको मिल जाएगी। आप लेना चाहते हो वहां से पढ़ सकते हैं। कोचिंग नोट्स में क्या है कि बेटर समराइज करके दी होती है चीजें, उसमें आप वैल्यू एडिशन कर लीजिए बाद में एनसीईआरटी आरबीएससी से, तो वो ज्यादा अच्छा अप्रोच है मेरे हिसाब से तो सर। जी सर। और सर दूसरा कमेंट आया है कि कोचिंग करना जरूरी है क्या सर? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है सर। मैंने नहीं। कोचिंग ऑफलाइन नहीं ली थी, ऑनलाइन मैंने कुछ सब्जेक्ट पढ़े थे बस, वरना मैंने सेल्फ स्टडी की है। कुछ सब्जेक्टों की ऑनलाइन मैंने लिए है, कुछ मैंने सेल्फ, जैसे पॉलिटी मैंने खुद ने पढ़ा है, हिस्ट्री इंडियन हिस्ट्री मैंने अपने लेवल पे पढ़ी है, इकोनॉमी भी मैंने अपने लेवल पे कुछ हद तक पढ़ी है, कुछ मैंने हेल्प ली है कोचिंग की। डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है सर। आप नोट्स ले लीजिए किसी भी कोचिंग के, रेफरेंस बुक ले लीजिए, आरबीएससी एनसीईआरटी की बुक का वो लीजिए, पीवाईक्यू ले लीजिए, आपके पास कंटेंट अभी मिल जाएगा। कंटेंट तो आपको चाहिएगा, पीडीएफ से पढ़िए आप या हार्ड कॉपी से पढ़िए, आपको कंटेंट तो चाहिएगा। उसके लिए कोचिंग का ऐसा जरूरत नहीं है, आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप कर सकते हैं तो। और अगर आप जीरो से स्टार्ट कर जी रहे हैं, सर। टाइम है आपके पास, फाइनेंशियली भी आप वेल ऑफ हैं, तो कोचिंग ले लीजिए, उससे आपको हेल्प मिल जाएगी कोचिंग से। कोचिंग आपका काम थोड़ा आसान कर देता है। जैसे आप बुक से पढ़ोगे, उस चीज को समझने में शायद आप थोड़ा कुछ टेक्निकल, कुछ जैसे ज्योग्राफी में कुछ चीजें आपको समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है, थोड़ी दिक्कत हो सकती है। कोचिंग में आपको टीचर है वो उसको अच्छे से समझा देगा, कुछ डायग्राम बना के वैसे तरीके से। तो कुछ हेल्प हो सकती है आपकी कोचिंग से, लेकिन कोचिंग कंपलसरी नहीं है। अभी आरएस में जितने लोग सेलेक्ट होते हैं, बहुत सारे लोग सेल्फ स्टडी से ही होते हैं। कोचिंग तो लाखों लोग करते हैं सेलेक्ट, तो उसमें से हजारों लोग होते हैं। तो हजार लोग जी भी नहीं सर। होते जी हैं, सर। तो मेनली सारा खेल सेल्फ स्टडी का ही है। लोग बिना कोचिंग के बहुत लोग सेलेक्ट होते हैं, तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कोचिंग में। अमन सर। कोचिंग का देखो यार, ये था कि मेरे जब 2021 का जो मैं बिल्कुल ब्लैंक था, मेरा जो पहला अटेम्प्ट था उसमें मैं ब्लैंक था, मेरा प्रीलिम्स निकल गया था सेल्फ स्टडी से। अब ये था कि यार मेंस कैसे करें, सबसे मेजर कंसर्न ये था कि टाइम भी कम है, 4 महीने में मेंस है। तो फिर मैंने उस टाइम पे किया, ठीक है जितना हो सकता है कोई मुझे पढ़ाएगा मैं पढ़ लूंगा, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग हैं, या ठीक है कोई मुझे पढ़ा देगा, कुछ मुझे समझा देगा, तो मैं उसको यूज कर सकता हूँ। तो फिर मैंने मेंस की कोचिंग ली थी उस टाइम पे। 3 साढ़े 3 महीने का वो कोचिंग का ड्यूरेशन होता है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है, पर डेली का ड्यूरेशन ज्यादा होता है। मीन सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक क्लास लगेगी आपकी, कई बार 7 बजे तक भी लग जाएगी। ऑनलाइन मिल जाता है तो आपको घर पे बैठ के भी उतना ही पढ़ना पड़ेगा। तो वो चीज है जी आपको। सर। अब वो क्या है कि आपने 12 घंटे सिर्फ कोचिंग में दे दिए, उसके बाद में आपको आंसर राइटिंग भी करनी है, उसको याद भी करना है। तो वो मेरे लिए वो था कि ठीक है मैंने वो चीज कर ली थी। जब मैंने वो चीज की थी तो मैं लगभग बॉर्डर लाइन पे आ गया था, या ठीक है यार यहाँ तक तो अपन जी आ सर। चुके हैं, अब अपने पास नोट्स प्रिपेयर हैं, सब चीजें प्रिपेयर हैं, अब उसको सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है। तो बस वो चीज होती है, क्योंकि लोगों ने कई 2016 में कोचिंग कर ली, 17 में हाँ कोचिंग जी कंप्लीट सर। हो गई। अब 17 से लेके अभी तक वो लोग उन्हीं नोट्स को पढ़ रहे हैं रैंक इंप्रूव करने के लिए। उनके पास कोई जी बेटर सर। वो नहीं है कि यार बार बार कोचिंग करनी चाहिए। एक बार अगर आपने कर लिए तो बेस्ट है। कोई एक अगर इनफ आपको है। हाँ कोई सब्जेक्ट है, जैसे मुझे कोई आर्ट्स बैकग्राउंड का है, उसको साइंस नहीं आती तो साइंस की ले ले क्लासेस, हाँ जी सर। है ना। किसी को जैसे मुझे नहीं आती थी यार, हिस्ट्री ढंग से नहीं आती थी, या फिर मुझे थोड़ा सा ज्योग्राफी में इशू था, तो फिर मेरे को लेनी ही थी। वो आपकी है कि यार ठीक है कोई मुझे पढ़ा दे, मैं फिर समझ लूंगा। और अगर उससे आपके पास, आपको टाइम मैनेजमेंट करना है कि यार मेरे पास कितना टाइम है, मैं उसको कैसे यूटिलाइज कर सकता हूँ। आपके पास समय है कि आप किताबें पढ़ सकते हैं तो आप किताबें पढ़िए। आपको ये कि मुझे एक जी साल में सर। इसको कंप्लीट ही करना है, तो आप नोट्स उठाइए किसी भी कोचिंग के 3 4 के, उसमें से आप खुद के नोट्स बनाइए, उन्हीं को बार बार रिवाइज कीजिए, उसी को इम्प्लीमेंट कीजिए। जी सर। और सर राहुल जी ने क्वेश्चन पूछा कि जॉब के साथ टाइम मैनेजमेंट कैसे करें सर? मन अच्छे से बताएगा इसको। जॉब के साथ, हाँ जॉब के साथ तो ये है कि भाई जॉब किस तरीके की है। सबसे पहले तो ये कि अगर आपकी ऑफिस जॉब है तो आपको 9 to 5 करना है, तो 9 to 5 करना ही पड़ेगा। उसमें ये होता है कि 9 to 5 में कि यार आपको कितना वर्कलोड है, ठीक है। आपको अगर वर्कलोड है तो आप उसमें आप, है ना, कि आपकी कितना वर्कलोड है, आप कितना आप उसमें काम कर सकते हैं कि यार मेरे जो 8 घंटे का टाइम पीरियड है उसमें अगर मैं 2 घंटे भी निकाल पा रहा हूँ ऑफिस पीरियड में तो आप निकालिए। शाम को अगर आप घर पे आ रहे हैं तो 3 4 घंटे निकाल लीजिए, मोर देन सफिशियंट है,
ठीक है, जब आप जी शांति सर। काल में हैं, जब शांति काल में, तो आप दिन के अगर 6 घंटे भी निकाल के पढ़ पा रहे हैं तो मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए। और अगर जैसे वैकेंसी आ गई है, वैकेंसी आने के बाद में आप पढ़ना स्टार्ट कर दिया प्रीलिम्स का या मेंस का, तो मैं बोलूंगा कि यार ठीक है, उस 6 घंटे को 8 घंटे कर दीजिए प्रीलिम्स के टाइम पे, और मेंस आ जाए तो वो 10 से 12 घंटे हो जाएगा। वो ड्यूरेशन आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 6 घंटे तो आपको पढ़ना है, प्लस वो 6 घंटे फिर उसको इम्प्लीमेंट करके रिवाइज करना है 3 घंटे, और 3 घंटे लिखना है, तो मेंस के टाइम पे वो बढ़ जाता है। और 6 घंटे आप पढ़ जी रहे थे, सर। 2 घंटे आप प्रीलिम्स के टेस्ट लगा लीजिए। ठीक है, तो वो चीज आपको टाइम के साथ मैनेज करना पड़ेगा। अब मैं क्या करता था कि यार जैसे मेरा टाइमिंग होता था, कई बार मैं फील्ड में था तो 10 साढ़े 10 बजे चले गए, तो सुबह का टाइम मिल जाता था, तो प्रीलिम्स के क्वेश्चन सुबह लगा लिए, फिर वहां से वापस आ गए तो फिर जी अपन सर। पढ़ लिए। तो ये होता था कि यार प्रीलिम्स तो सुबह हो चुका है, दिमाग से ये चीज तो थी कि यार मैं क्वेश्चन लगा चुका हूँ। हम्म। जी सर। वो वाली बात है। बाकी तो अक्षय सर सर क्या है जैसे। कि हाँ सर, अक्षय सर के साथ जी में ये था कि अक्षय सर भी क्या है कि जॉब प्रोफाइल भी इनकी ऐसी थी, इनको क्या है कि अक्षय सर भी अच्छे से बता पाएंगे, इनको एक रूम मिला हुआ था, तो वो रूम में बैठ जाते थे। नहीं, ऐसा नहीं था। जी मैं सर। एक्चुअली फिफ्थ में जॉब कर रहा था सर। तो कोशिश कीजिए आप, अगर आप आपके सीनियर्स के साथ आप डिस्कस करके कि मुझे, तो आप ऐसी जगह पोस्टिंग हो सकता है आपका कि जहाँ वर्कलोड थोड़ा मैनेजेबल है, तो वहाँ आप हाँ ट्राई जी सर। कीजिए। तो मैंने कोशिश किया था, मुझे ऐसी जगह डाल रखा था जहाँ वर्कलोड थोड़ा सा मैनेजेबल था, मुझे टाइम मिल जाता था। तो मैं ऑफिस आवर्स में भी कुछ टाइम निकाल लेता था। उसके अलावा जो आपका ऑफिस के अलावा जो टाइम मिलता है, उसको आप बेटर यूटिलाइज करिए। जब स्टूडेंट होता है तो सर उसके पास, आप जॉब नहीं कर रहे हैं तो 10 घंटे हैं, तो फिर वो सोचता है 10 घंटे हैं तो फिर वो उस हिसाब से ही पढ़ता है। जब आप जॉब हम्म। कर रहे हैं आपके पास 4 घंटे हैं, तो फिर आप उसको एफिशिएंटली यूज करेंगे। तो जी वो सर। जी बहुत माइंडसेट का बहुत फर्क पड़ता है। वो 4 घंटे भी आप बहुत अच्छे से यूज करेंगे, सामने वाला आदमी 10 घंटे भी इतना अच्छे से यूज नहीं कर पाता है। और फिर आपका जो सर। ऑफ मिलता है वीकेंड, आपका सैटरडे संडे है जो भी है, उसमें आप ज्यादा पढ़िए। वही है, एग्जाम आ रहा है तो आप कोशिश करिए कुछ लीव मिल जाए तो उसका ट्राई कीजिए। तो ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा। जॉब के साथ आपको एक पीस ऑफ माइंड मिल रहा है तो कुछ सेक्रीफाइस भी करने ही पड़ेंगे सर साथ में। और सर अंत में कुछ कहना चाहोगे आप अपने आगामी छात्रों के लिए कुछ टिप्स? तो सर मेरी तरफ से तो यही है कि पढ़ाई करनी है। सिंपल सा है, अगर आप एक बार आपने डिसाइड कर लिया है कि आरएस की प्रिपरेशन करनी है, तो एक स्टेप तो आप आ जी ही सर। गए हैं। अब अगला स्टेप ये है, आप एक बार इसमें एंट्री कर लिया है तो फिर आप अच्छे से तैयारी कीजिए। 1 साल 2 साल जितना आपका टाइम है, ढंग से सिलेबस पूरा तैयार कीजिए, रिवाइज कीजिए, वैल्यू एडिशन कीजिए, रेफरेंस बुक से जी पढ़िए, सर। बाद में ऐड ऑन करते रहिए, आंसर राइटिंग करिए लगातार। जी सर। अमन सर, ध्यान आपका दीजिए। कोई गुरु मंत्र? बिल्कुल। गुरु मंत्र कुछ नहीं है यार, ये तो आरपीएससी क्या है कि देखो, वही अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन मानता हूँ। क्योंकि क्या है कि देखो कितनी अनप्रिडिक्टेबल था कि कब निकालेगी सिलेबस, और एकदम से निकाल दिया। अब ये कि नोटिफिकेशन कब आएगा बच्चा सोचता रह जाता है कि यार, है ना, जी फिर सर। एकदम से नोटिफिकेशन आ जाता है, फिर बोलेगा प्रीलिम्स कब होगा, फिर एकदम से प्रीलिम्स आ जाता है 1 1.5 महीने में। तो ये क्या है कि आपको नहीं पता, आपको युद्ध से पहले आपकी ढाल वाल सब तैयार रखनी पड़ेगी यार। ठीक है, मैं लड़ने जा रहा हूँ, तो उससे पहले मेरे सारे नोट्स प्रिपेयर्ड हो, मेरा सारा कंटेंट प्रिपेयर्ड हो। अब मेरा प्रीलिम्स आने वाला है 2 महीने में, तो मैं उसी को रिवाइज करूँ और उतने ज्यादा मॉक्स लगाऊं। गुरु मंत्र सिर्फ मॉक्स है। जो मैंने गलती बिल्कुल। पहले की थी 2021 में, मैं नहीं चाहता कि यार बच्चा पहले अटेम्प्ट में वो गलती करे। मॉक्स आपको करना ही पड़ेगा, आप भले दिन के, ये कि अगर फोर्थ पेपर को आप अच्छे से कीजिए। गुरु मंत्र ये भी है, फोर्थ पेपर को अच्छे से करने का मतलब ये है कि इतना अच्छा कर लीजिए कि आप श्योरिटी हो जाएगी यार मेरा मेंस निकलेगा। जी सर। फोर्थ पेपर। फोर्थ पेपर एट द एंड सॉल्यूशन है आपकी वो रैंक का। मैम आपका गुरु मंत्र कुछ? मेरा तो जैसे मेरी जर्नी से ही मैंने ये सीखा है कि पेशेंस बहुत जरूरी है। हम कि टाइम प्रोसेस बहुत ज्यादा है। कई बार ऐसा होता है कि हम पहले जो प्रयास है उसमें सफल नहीं हो पाते, तो दूसरा है तो उसमें 4 5 साल लग जाते हैं। तो ये एवरेज ही हम मान सकते हैं। उसमें ये है कि पेशेंस बहुत जरूरी है, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क की जरूरी है। कि जैसे जो सिलेबस है जी। उसको हम अच्छे से प्रिपेयर करें, और उसको स्मार्टली प्रिपेयर करेंगे। अगर जब हम पेपर दे रहे हैं या फिर जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसमें हमारा जो आउटपुट है वो अच्छे से निखर के आए। तो वही है कि कंटिन्यूटी जरूरी है, पेशेंस जरूरी है, और साथ में जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही हम पढ़ते जाएं। और जैसे पैटर्न चेंज हो गया है, जैसे अभी एनालिटिकल शिफ्ट हो रहा है थोड़ा थोड़ा, तो हम हम्म। उसमें प्रिपेयर जी। रहें, कोचिंग पे फुल्ली डिपेंडेंट ना रहें। जैसे सेल्फ स्टडी भी बहुत जरूरी है, खुद से हम अपने नोट्स प्रिपेयर करें। कि कोचिंग के जो नोट्स होते हैं उन पर ट्रस्ट करना भी जरूरी है, बट ये कि खुद के जो हमें जैसे पैटर्न चेंज हो रहा है तो हम कैसे आंसर लिख पाए, उस पर फोकस जरूरी है। बाकी तो आंसर राइटिंग, शॉर्ट नोट्स, यही।
जी तो ये मैं अक्षय इसमें सर। बोलूँ तो एक जी, मैं तो यही बोलूंगा सर, जो अभी कंपटीशन इतना बढ़ गया है ना, तो वो आपको खरगोश और कछुआ दोनों बनना पड़ेगा आपको। आपको वही कंटिन्यूअसली तो। चलना भी है और खरगोश की तरह भागना भी पड़ेगा। बाग। सही क्योंकि बात। कंपटीशन, एंड अगर आपका, आपको अगर सिलेक्शन की आपको श्योरिटी चाहिए ना कि आपकी मेंस तो क्लियर हो जाए, इंटरव्यू के बाद फाइनल हाँ सिलेक्शन जी। तो पता नहीं होता है, कई बार किस्मत का भी बड़ा फैक्टर होता है। तो आपको जब जी सर। नोटिफिकेशन आए ना, उस दिन आपको इतना रेडी रहना चाहिए आपकी मेंस का पेपर मेरे से आज लिखवा लो। हम्म। आपकी इतनी प्रिपरेशन होनी चाहिए कि जब नोटिफिकेशन आए कि मेरे से आज मेंस का पेपर लिखवाएंगे तो मैं लिख सकता हूँ कंफर्टेबली। उसके बाद आपके पास जी सर। प्रीलिम्स के 3-4 महीने रहते हैं, 3-4 महीने मेंस के, उस टाइम आप आंसर राइटिंग कीजिए तो आपका सिलेक्शन तो हो जाएगा। रैंक कितनी आएगी वो आगे की बात है, और आप इतने प्रिपेयर्ड है नोटिफिकेशन के टाइम पे, तो इतनी आप तैयारी कीजिए। और जो नया पैटर्न आया है और जो जैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है, उसे जैसा मैम ने बोला, जी सर। एक कोचिंग के नोट से आपका शायद आपका मेंस निकल जाए, लेकिन आपका रैंक अच्छा तो नहीं आएगा अभी तो। हम्म। आपको वैल्यू एडिशन जी करना सर। ही पड़ेगा, ऑथेंटिक सोर्सेज को आपको यूज करना ही पड़ेगा साथ में। आपको जो आपका स्पीच है, कोई भी गवर्नमेंट वेबसाइट से आपको कंटेंट उठाना है, स्कीम्स का डाटा देखना है, डाटा लेना है अलग अलग जगह से, रेफरेंस बुक यूज करनी है, आरबीएस ट्यूटर्स। एनसीईआरटी की बुक्स है, वो आपको यूज करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं आरबीएस एनसीईआरटी बुक को आप अब इग्नोर नहीं कर सकते हैं आप उनको हाँ मेन जी सर। मटेरियल नहीं मान सकते आपको, लेकिन उनको वैल्यू एडिशन में आपको वहां से पॉइंट उठाने पड़ेंगे बीच बीच में से। और फिर आपको जी सर। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और सिलेबस है, उसको एनालाइज कीजिए आप। 2024 के आप क्वेश्चन एनालाइज कीजिए आप। मेंस में भी आप थीम एनालाइज कीजिए, कहाँ से क्वेश्चन आए, जैसे मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री का बताया। दूसरा, हाँ जी अभी सर। 2024 का जो एग्जाम हुआ था उसमें 50 से 60 नंबर का कंटेंट इस बार पावर और एनर्जी सेक्टर से पूछा गया था सर। ऐसे बिल्कुल। भी हाँ 20 जी सर। नंबर का था उसमें से, और उसके अलावा कम से कम 5 6 क्वेश्चन थे। न्यूक्लियर पावर पे क्वेश्चन था, रिन्यूएबल पे क्वेश्चन बजट था, से एज इट इज क्वेश्चन। हम्म। हाँ ग्रीन हाइड्रोजन क्वेश्चन था। और इससे पावर और एनर्जी सेक्टर से हर बार क्वेश्चन आता है, 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर के क्वेश्चन हर बार आता है। तो ऐसी थीम को आप देखिए कि कहाँ से प्रीलिम्स में कहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, मेंस में कहाँ से रिपीट हो रहे थे, वो चीजों को एनालाइज आप पीवाईक्यू से, सिलेबस से कीजिए। और अभी जो पैटर्न चेंज हो रहा है, अभी लग रहा है एथिक्स में केस स्टडी भी अभी आने लग जाएंगी। पैटर्न चेंज हुआ है, 100 से 150 की तरफ जा रहे हैं, तो आंसर राइटिंग का भी अभी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि 100 मार्क में आप फैक्ट भी लिख देते तो काम चल जाता था, 150 मार्क्स में आपको एनालिटिकल, आपको कोर्स भी डालने पड़ेंगे, कुछ सब्जेक्ट से लिंक भी करना पड़ेगा। तो वो अंडरस्टैंडिंग आपकी जब भी डेवलप होगी जब आप न्यूज़पेपर भी फॉलो करना पड़ेगा आपको। तो वो आपको अभी मल्टी डायमेंशनल मेहनत करनी पड़ेगी। जी सर। अब ये कि यूपीएससी वाला, एक वो हमारे एक दशोरा सर थे, वो हमारे को हमेशा बोलते थे कि यूपीएससी वाला ओएलक्यू लेके आओ आप, वो आंसर में दिखाना है आपको। जब तक ओएलक्यूज जी जनरेट सर। नहीं होंगे तब तक आप नहीं लगा सकते। देखिए। ठीक है सर, आज का सेशन फिर हाँ। समाप्त करते हैं। बिल्कुल। जी सर, बहुत बहुत जी शुभकामनाएं सर आपको थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू यूपीएससी सर। थैंक यू परिवार सो की तरफ मच। से सर। थैंक और यू आपका राजीव। धन्यवाद सर, आपने टाइम दिया, कीमती समय। थैंक यू सर, हमें इनवाइट करने के लिए, हम आपका बिल्कुल एक्सपीरियंस शेयर बिल्कुल, कर आप सके। थैंक यू सर। नया जी एक्सपीरियंस है। सर। थैंक यू सो मच। जी सर। थैंक थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।